बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन। जी हाँ, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन और एक शानदार रैली के साथ भारतीय मार्केट्स आखिरी के 1.5 घंटे से पहले स्वागत कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे में ज़रूर मार्केट हायर लेवल से थोड़ा फिसला है, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप एकदम जो हाईएस्ट लेवल था उससे हम थोड़ा नीचे ज़रूर आए हैं, लेकिन इवन अदरवाइज़ काफ़ी शानदार मूव है। खासतौर से देखिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी 1% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1% ऊपर है, सेंसेक्स 1% ऊपर है, IT 1.25% ऊपर है। अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है। और आज की जो तेज़ी है इसको मैं बंगाल इलेक्शन के साथ जोड़कर देख रहा हूँ, क्योंकि उसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बार बंधन बैंक दिखाइएगा ज़रा। और CNBC आवाज़ पर अगर आप आज सुबह जुड़े, सबसे पहले वीरूश्री गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर आज आप सुबह जुड़े तो एक क्लियर कट कमेंट्री इस पर ली गई थी बंधन बैंक पर कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा। और 13% के मूव, मतलब 5% ऊपर खुलने के बाद और इस तरीके के मूव आपने देखे हैं। आज इस तरीके की रैली देखने को मिली है। तो क्या हो रहा है मार्केट में, आगे क्या स्ट्रैटेजी हो, इन सब पर बातचीत होगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बंगाल के एग्जिट पोल से पहले बाजार ने पकड़ी फर्राटा रफ्तार। निफ्टी 300 पॉइंट चलकर 24,300 के करीब। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में रौनक, हालांकि ऊपरी स्तरों से हुए थोड़े हल्के। इंडिया विक्स भी गिरा। कच्चे तेल में बढ़ा उबाल, $114 के निकला पार। मार्केट में आज बिग स्टॉक्स का जलवा। दमदार नतीजों के दम पर बंधन बैंक दौड़ा। शेयर करीब 13% उछल के साथ वादा का टॉप गेनर बना। साथ ही MV फोटोवोल्टिक भी करीब 8% भागा। वहीं इटरनल में भी जोश कायम। ऑटो शेयरों में तूफानी तेजी, 2.5% से ज़्यादा चढ़ा ऑटो इंडेक्स। मारुति 5% के उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं डिफेंस शेयरों में भी जोरदार तेजी। FMCG, IT और सरकारी बैंकों में भी रौनक। आज के ChatGPT और स्पॉटलाइट पड़े सटीक मजबूत चार्ज के दम पर ग्लेनमा फार्मा सोना BLW में शानदार खरीदारी। वहीं कमजोर चार्ज के चलते एक्सिस बैंक और PNB फिसले। उधर स्पॉटलाइट शेयर PI इंडस्ट्रीज करीब 2% ऊपर। दमदार नतीजों के चलते गार्डन रीच में फर्राटा रफ्तार। इंटरडे में शेयर करीब 9% उछला। साथ ही स्टार हेल्थ और CEAT में भी जोरदार तेजी। दोनों शेयरों में 4% की तेजी। हालांकि कमजोर रिजल्ट से REC 4% फिसला। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, HUL, बजाज फिनसर्व के आएंगे रिजल्ट्स। HUL के 4 से 5% दिख सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। मुनाफे में भी करीब 6% बढ़ने का अनुमान। इसके अलावा चोला फाइनेंस, इंडस टावर्स समेत वायदा की 5 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी। विधानसभा की 142 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 1 बजे तक हुई 61% वोटिंग। बाजार की नज़र आज शाम के एग्जिट पोल्स पर। मंडे को होंगे फाइनल पोल आउटकम। ओके, चलिए, मंडे तक का वेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बाजार को। खैर, पहले तो आज शाम तक का ही वेट है। और ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में, शानदार तेज़ी, चौतरफा तेज़ी। मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर, आज शायद ही कोई स्पेस हो जहाँ पर तेज़ी ना हो रही हो। तो एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर। और देखिए क्या हुआ, सुबह आज हमने बात की थी कि आज बड़ी तेज़ी हो सकती है। सिर्फ आज की बात हुई थी कि आज बड़ी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि एग्ज़िट पोल से पहले, और थोड़ा सा पोल के फुटेज रखिएगा, वो ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़िट पोल से पहले नॉर्मली मार्केट एक अंदाज़ा लगाता है। मार्केट के अपने एग्ज़िट पोल होते हैं। फेज़ 1 का तो इलेक्शन हो चुका है और फेज़ 2 का भी इलेक्शन जो है वो चल रहा है। पहले फेज़ में 92.5% के करीब की वोटिंग हुई थी। और दूसरे चरण में भी अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है देखकर कि बम्पर वोटिंग होगी। 1 बजे तक करीब करीब 61% वोटिंग हो चुकी है। सेकेंड फेज़ में करीब 1 बजे तक 61% के करीब वोटिंग हो चुकी है। देखिए इस एक इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। इस तरह की वोटिंग 90% प्लस वोटिंग जब होती है
तो वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी, नॉट इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी होती है ऐसे में। और बाज़ार यही शायद एक तरीके से पचाने की कोशिश कर रहा है। और ये आज सुबह हमने बात भी की थी कि इस वजह से, और यही कारण है अगर आप देखें तो एक डॉलर रुपी और क्रूड, इसको मार्केट कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें, और ये एक रीज़न है कि मैं मार्केट पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, मार्केट में गिरावट भी आ सकती है इन कारणों की वजह से। अभी तो मार्केट इस चीज़ को प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट का क्या है, वन डे एट ए टाइम, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन डॉलर रुपी जिस तरीके से भागा है और जिस तरीके से ब्रेंट भागा है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये वापस आपको उस दौर की तरफ लेके जा रहा है। हम वापस 95 पर आ रहे हैं डॉलर रुपी पर, और वापस ब्रेंट पर 114 पर आ रहे हैं। ये मार्केट के लिए ख़राब है। अभी मार्केट भले ही सेलिब्रेट करना चाहता है इस चीज़ को, इलेक्शन को, और वो भी अभी तो आए भी नहीं, अभी तो एग्जिट पोल भी नहीं आया है। मार्केट पहले ही मन बना के चल रहा है। लेकिन जो भी है, मार्केट अपने विजडम में ये सब चीज़ें करता है, तो अच्छी बात है, मार्केट कर रहा है। लेकिन लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या रहेगा। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा। और मई सीरीज़ की पहली शुरुआत, पहले दिन तो अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी, चौतरफा खरीदारी जो कि आप मेंशन कर रहे थे, आज बाजार में नज़र आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एग्जिट पोल के नतीजे भी शाम तक आएंगे, रिजल्ट जो मेन है वो सर सोमवार को आएगा। तो आज की तेज़ी सिर्फ आज के सत्र के लिए देख रहे हैं आप? जो मान लीजिए जो अभी प्रॉफिट में है, क्या वो आज बुक करके सेफर साइड पर जाएँ, कल फिर फ्रेश व्यू लिया जाएगा, या फिर कैरी करें? पता नहीं अब सर एग्जिट पोल में भी क्या आ जाए, बिल्कुल फिर नतीजे भी कैसे रहेंगे सोमवार को, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, ये आपका सवाल बहुत लाजमी है। देखिए, मेरा तो ये हमेशा मानना होता है कि जो आज के लॉन्ग्स हैं ना, उनको आज की आज निपटा के जाएं। बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पर आज सुबह एक हमने व्यू लिया था कि पहले तो 55,700 का स्टॉप रख रहे हैं, लेकिन वो सुबह लकली नहीं लगा, उसको फिर नीचे आया, और फिर बात ये हुई थी कि नहीं, कवर कर लें एक बार के लिए शॉर्ट्स, ठीक है। अब अगर आपने लॉन्ग बनाया है मान लीजिए, तो मेरे ख्याल से बाय क्लोजिंग उसको भी कवर कर ले। अब देखिए, एग्जिट पोल क्या आएगा हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये एक मार्केट की अजम्पशन होती है कि एग्जिट पोल अच्छा आएगा, और मार्केट की भी अजम्पशन क्या है, मार्केट इस वजह से भी ले रहा है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इतनी हाई है, तो वोटिंग परसेंटेज का पूरा फैक्टर ले रहा है मार्केट। लेकिन ध्यान रहे, ये जो मोमेंटम है ये प्योरली इलेक्शन का है, और आज एग्जिट पोल आएगा, फाइनल आउटकम नहीं आएगा। फाइनल आउटकम मंडे को ही आएगा। और ये भी आज जरूरी नहीं है कि आज एग्जिट पोल फेवर में आ ही जाए। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग लोगों से बात करने की। मुझे जो फीडबैक आ रहा है, मुझे फीडबैक ये आ रहा है कि काफ़ी क्लोज रेस है। जो पिछले 2 बार में एकदम स्वीप रहा है तृणमूल का, शायद वो ना हो, लेकिन काफ़ी क्लोज रेस है। तो ऐसे में बीजेपी एज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये कहना थोड़ा सा टफ होगा, और फाइनल नतीजे सोमवार को ही आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम है, ज़बरदस्त मोमेंटम है। और पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो हमारा मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है, और 24,500 से 24,600 पर इस रैली का टेस्ट होगा। अगर ये रैली एक्सटेंड भी करेगी, इलेक्शन से रिलेटेड रैली का टॉप 24,500 से 600 है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, क्रूड जहाँ पर है और डॉलर रुपी जहाँ पर है, देखिए यही अगर क्रूड 100 के नीचे होता और अगर डॉलर रुपी 93 पे होता ना, आज मैं दिल खोल के तेज़ी करता, साफ आपको बोल देता। क्यों? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलने से डर लगता है, क्योंकि ये कभी भी आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता कि कोई ज़बरदस्ती हायर लेवल में फंस जाए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा काम ये नहीं है कि हम खुश हो जाएंगे, अरे देखो सुबह बोला था चल गया। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये है कि हमारे व्यूअर्स को हैंड होल्ड करना, वो जिस भी लेवल पर लें उनका पैसा बने, ये थोड़ा सा हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का भी जो असली टेस्ट है वो 56,500 पर होगा। आपको याद होगा परसों वहीं से गिरे थे 56,500 से, तो 56,500 असली टेस्ट होगा। शॉर्ट नहीं करना है आपको, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट में। लेकिन एक चीज़ जो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मार्केट में हेज करना ज़रूरी है, और इसीलिए वो मई की पुट की जो हमने बात की थी कि मई की पुट लेके अपने आप को हेज कर लें। भले आज आपको लग रहा हो कि मैं क्यों हेज करूं, लेकिन ट्रस्ट में ये रैली जिस तरीके से ब्रेंट भाग रहा है ना, एकदम से स्वाहा हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ब्रेंट का भाव देखिए अब आप 114, 115 तक पहुंच गया, राइट, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर देखिए आज सपोर्ट रहेगा आपका करीब करीब
24,100 से 24,250 का, और उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगी करीब 24,450 से लेकर 24,500 तक का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा आपका 55,500 पर, और देखें अगर आज तो हम उसको ब्रीच किया एक बार के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ से रिकवरी आई और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 56,500 पर। हालांकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त गिरा है। एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी पिछले कुछ मिनटों में ज़बरदस्त गिरा है और उसका कारण है देखिए, हाई था 56,178, वहाँ से 55,300 पर आए हम। उसका कारण है ये जो क्रूड और रुपये का सेंटिमेंट वापस बिगड़ रहा है। 115 के करीब आ गए हैं हम ब्रेंट क्रूड पर। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। चलिए वीरू के पास चलते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे वो बात कर लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, सुबह हमने आईटीसी की बात की थी अनुज, हालांकि एक और बंगाल फैक्टर और आईटीसी करीब 4.25% ऊपर, बट ऑन कोर टेक्निकल्स सिंस ये एक आइसोलेटेड फैक्टर नहीं है कि आईटीसी सिर्फ चला हो। निफ्टी एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था, इसलिए मैं इसको सेंस कर पा रहा हूँ या फिर बात कर पा रहा हूँ। अब 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आईटीसी फर्स्ट टाइम इन CY26 इसको थोड़ी सी वरीयता देते हैं, और 11 मार्च के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट स्तर पर प्लीज़ आईटीसी का इटसेल्फ जो OI है वो रखिएगा 11 रुपये ऊपर। नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका अगर आता है तो वो है करीब 330, जहाँ पे 100 डे में प्लस 17 फरवरी का स्विंग हाई परसिस्ट करता है। तो आईटीसी को थोड़ा सा रीड कीजिएगा, इसके स्टैट्स, इसकी पुट राइटिंग एंड OI एडिशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे करीब 17 लाख शेयर का यहाँ पर बिल्डअप हुआ है अनुज, ये प्रभावित करता हुआ। उसके बाद आता हूँ एक और काउंटर पे जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, आज भी करना पड़ेगा क्योंकि एक्यूट स्ट्रेंथ है। क्रूड स्पेशली जिस प्रकार की तेजी पकड़ रहा है, वैकल्पिक एनर्जी सोर्सेज, ये बास्केट पावर कोल अच्छा करती हुई। लुक एट कोल इंडिया 484, जिस लेवल का मैं कल जिक्र कर रहा था 480 पे थोड़ी सप्लाई है वो पार हो चुका है 484 डे हाई पर। ये नवंबर 24 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है और ह्यूज शॉर्ट कवरिंग अनुज यहाँ पे। दरअसल इसमें 480, 478, 475 के जोन में बहुत लोग शॉर्ट थे, वो कवर होती हुई इस सीरीज के पहले दिन ही। तो कोल इंडिया अब एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम में कन्वर्ट होता हुआ 481 पे। और एक स्टॉक और रखूंगा, जो डिफेंस स्पेस में जिसका सुबह हम बातचीत भी कर रहे थे, बड़ा मूव था कोचिन शिपयार्ड, डेरिवेटिव का न्यू एंट्रेंट था लास्ट सीरीज में। आज मैं इसको देखूं तो इसका ओपन इंटरेस्ट अनुज काफ़ी इंप्रेस कर रहा है और इसने पूरी की पूरी 2 दिसंबर से लेकर अब तक की जो सप्लाई ट्रैजेक्टरी थी वो पार कर दी है। नेक्स्ट जो हेडविंड है या फिर टर्बुलेंस है या फिर अगर आप जो कहते हैं रेजिस्टेंस, वो आता है करीब 1864 के जोन में। 21% बिल्डअप, दैट्स ह्यूज, बहुत बड़ा बिल्डअप यहाँ पे है अनुज। जैसे कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि एक्स ऑफ दिस बंगाल है ना, ये क्रूड 115 कल ही बात कर रहे थे ना अपर में कि अगर 118 की तरफ गया तो टेक्सचर क्या होगा इस बाजार का। ये क्रूड क्या सेंस कर रहा है अनुज? देखिए, बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो रहा है मार्केट के लिए। मीनवाइल फेडरल बैंक के नंबर्स आ गए। सॉरी वीरू, मैं एक बार के लिए आपके सवाल पर आता हूँ। फेडरल बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और जब से मनियन साहब आए हैं तब से आई थिंक दूसरा तीसरा क्वार्टर है, एक्सपेक्टेड भी था कि फेडरल बैंक के नंबर थोड़े से अच्छे आने शुरू होंगे। मुनाफा 1259 करोड़ का है, 1090 करोड़ का एस्टिमेट था और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों थोड़े से घटकर आए हैं। नेट एनपीए 0.42 से घटकर 0.2%, क्या ये सही है? एक बार चेक कर लीजिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब 0.2% एनपीए तो बहुत ही कम हो गया। और ग्रॉस एनपीए 1.72 से घटकर 1.62। एक बार वो नेट एनपीए वाला चेक कर लीजिएगा जरा आंकड़ा, क्योंकि अगर ग्रॉस इतना कम हो तो नेट इतना कम कैसे हो सकता है? एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, मैं फिर भी देख लेता हूँ। 1.72 से 1.62 लेकिन ग्रॉस एनपीए, और नेट प्रॉफिट 1259 करोड़ का है जो कि पोल से बेटर है। और इसके अलावा एक नेट इंटरेस्ट इनकम, ये एक और नंबर होता है जो हम प्राइस इन करने की कोशिश करते हैं। एक बार वो और देख लेते हैं कुछ देर में अगर वो आएगा तो। लेकिन खैर अब आपके सवाल पर आता हूँ मैं। क्रूड क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? आई थिंक ये मार्केट को चैन से जीने नहीं देगा। ये वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला बनता जा रहा है वापस मार्केट के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें वीरू, आज एग्जिट पोल आ जाएगा, ठीक है, कल हम उस पर रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। कल सुबह सुबह मार्केट में एक वापस नियर टर्म टॉप बनने का रिस्क रहेगा क्योंकि एक 3 दिन का वीकेंड आ रहा है और उससे पहले मुझे लग रहा है कल सुबह बेस्ट केस आउटकम को मार्केट पचा चुका होगा। और अगर बाई चांस आज ही एग्जिट पोल खराब आ गया तो हो सकता है कल वो हो भी ना। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ। देखिए,
लाइफ में ना एक चीज़ हमने सीखी है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ऑलरेडी 24,330 वाला 24,210 पे तो आ ही गए हैं। बैंक निफ्टी पे भी ऑलरेडी आप देखें तो ऑलरेडी हम हायर लेवल से नीचे फिसल चुके हैं। तो क्लियरली जो बात आप कह रहे हैं एकदम सही है। ब्रेंट क्रूड का इम्पैक्ट है, बिल्कुल है, और इसमें अगर आप डॉलर रुपये जोड़ देंगे तो 100% है। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन से परे हट के देखें तो एक क्रूड और डॉलर रुपये का डेडली कॉम्बिनेशन सर, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। हमने 2 थीम्स पहले चुने थे, कैपिटल मार्केट थीम और पूरा ये पार थीम, और इस रैली से पहले हमने इसका चुनाव किया था और गजब की रैली देखी हमने उसके बाद। अब हम शायद गर्मी वाले थीम्स चुन रहे हैं सर। और कौन से स्पेस सेक्टर आपको लगता है इस मार्केट में भी अच्छे कमाई करवा के दे सकते हैं? देखिए पता है क्या होता है, कई बार मुझे ना डर लगता है कि मतलब कहाँ से रोज़ रोज़ नई थीम्स ढूंढे, है ना। और यही श्रेया, मैं एक चीज़ कहूँगा, हमें ना हर थीम, हर स्टॉक, हर मूव नहीं पकड़ना है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ना ही हमें कोशिश करनी है, ना ही हमारे अंदर काबिलियत है। और अगर हमारे अंदर काबिलियत होती उस लेवल की कि हर मूव पकड़ सके मार्केट का, तो आज हम यहाँ नहीं होते। सही बात है ना। तो ठीक है, अब देखिए एक चीज़ नया अच्छी आ गई है फेडरल बैंक की। मैं थीम के बारे में एक चीज़ कहूँगा, थीम अब वो चुने आप जहाँ पर कच्चे तेल से थोड़ा आइसोलेशन हो, क्योंकि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, ये कुछ ना कुछ प्राइसिंग कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये वापस वॉर का एक वर्स्ट केस प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, 115 क्रॉस हो गया, ये देखिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, 115 क्रॉस हो गया है ब्रेंट का भाव। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, कल मार्केट गिरा था तो भी मैं ये बात कही थी, सुबह, आज मार्केट चला तब भी मैं ये बात कही थी, और मैं फिर कह रहा हूँ, एक मई के एंड का पुट लेकर रख लीजिए। मई के पुट का एंड रख लीजिए। वो आपकी एक इंश्योरेंस है, वो आपकी एक इंश्योरेंस है। क्योंकि देखिए हम लोग हैं कमेंटेटर्स, बियॉन्ड अ पॉइंट हमारे लिए क्या है कि एक दिन चला एक दिन नहीं चला, हम कहते चलिए बैड लक हो गया, नहीं चला, लेकिन आपका पैसा लगा हुआ है और आपने मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली लगाया हुआ होगा इसमें। तो इसके लिए कुछ भी करें तो इसके लिए आपको हेज करना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय इस मार्केट में। चलिए एक काम करते हैं, अब जरा आते हैं आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स पर। इसमें सबसे पहले है बंधन बैंक। लेकर आइए जरा एक बार बंधन बैंक को, आज का हीरो ऑफ द डे। और ये चीज़ तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, इसमें तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा, कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि सिर्फ CNBC आवाज़ पर आज इस तरीके का एनालिसिस हुआ था, घुमा फिरा कर नहीं था। आज साफ कहा था कि होगा आज का हीरो, और ना ही हमने इसमें कोई उल्टी सुल्टी मुनाफा वसूली की कॉल दी कि ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली आ जाएगी या हायर लेवल, ये सब कोई बात नहीं हुई। सिर्फ तेज़ी की बात हुई फेडरल बैंक पर। दूसरा है RBL बैंक। RBL बैंक में भी देखें अगर आप, इवन रिजल्ट के बाद की गिरावट में हमने एक पॉजिटिव व्यू रखा था, और बात हुई थी कि ये जो गिरावट है ये एक खरीदारी का मौका है, और 280 के नीचे की गिरावट नहीं है इसमें। कल भी चला था ये, परसों गिरा था, कल भी चला था ये, और आज भी चला। इसका इनफैक्ट एक हफ्ते का मूव देखिएगा आप जरा RBL बैंक का। और एक प्राइवेट बैंक PSU बैंक के वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, नहीं है क्या एक हफ्ते का? हाँ ये देखिए, ये 312 तक गिर गया था उस दिन, और बात है कि 280 के नीचे नहीं जाएगा। तो ये होगी बात। फिनिक्स मिल्स में सरप्राइज था, कल नहीं चला, और कल मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि सर नहीं चला। मैंने उनको भी बोला था कि थोड़ा एक दिन और दीजिए, इसको कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा सा, और देखिए आज चल गया, नंबर शानदार थे। मारुति पर कल हमने क्लोजिंग में बात की थी, एनालिसिस हुआ था कि नंबर अच्छे हैं, ये स्टॉक कल एक्सपायरी की वजह से गिरा था, लेकिन आज अच्छा मूव आया मारुति सुजुकी में। और MB फोटोवेरिक, ये आज का हमारा दूसरा हीरो ऑफ द डे था, तो इसमें भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं, ये भी अच्छा भागा। ब्रेंट वापस लेकर आइए एक बार जरा, $115 के ऊपर निकल चुका है अब ब्रेंट, और डॉलर रुपी भी 94.8350 पर आ चुका है। दिक्कत का मामला बनता हुआ मार्केट के लिए इस समय। चलिए श्रेया, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम का समझते हैं, फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। ब्रेंट 115 पार और डॉलर रुपी अब देखें तो डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट के लिए फिलहाल, लेकिन क्योंकि मार्केट अप है और हालांकि ऊपर इस तरह से थोड़ी बढ़त गवाई है, लेकिन फिर भी तेज़ी है, तो तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी आज के सेशन में होती हुई नजर आई है? ITC, वीरेंद्र जी जिक्र भी करते, सुबह से ही FMCG पैक में अच्छे खासे मोमेंटम है, तो 3.5% ये चढ़ गया आज के सत्र में। मारुति सुजुकी कल नतीजे आए, कल लुढ़का, लेकिन आज देखिए खरीदारी वापस लौटी, 3.5% की तेजी यहाँ पर। कोल इंडिया नतीजों के बाद लगातार यहाँ पर एक तरफा रैली, आज भी लगभग 3.25% चढ़ गया।
टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में भी अब अगर आप देखें तो आज खरीदारी हो रही है, इसलिए 3.5-4% की मूव यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। बंधन बैंक आज का हीरो ऑफ द डे और शानदार नतीजे, स्ट्रीट ने वैसे ही रिएक्ट किया है, 12% अप आज के सेशन में। आरबीएल बैंक लगातार ये रिडार पर आया है, 6.5% अप आज के सेशन में। गॉडफ्रे फिलिप आईटीसी चला, गॉडफ्रे फिलिप चल गया 7% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर भी। और वेदांता भी देखिए 5.5% की तेज़ी के साथ इसने गेनर्स में अपनी जगह बनाई है। लेकिन बैकफुट पर कौन से काउंटर्स है? डॉक्टर रेड्डीज ऊपरी सर से फिसला, ये कोशिश तो कर रहा था लेकिन टिक नहीं पाया, 2% नीचे है। इंटरग्लोब एविएशन क्रूड जिस तरीके से भाग रहा है उसका नेगेटिव असर पड़ेगा इंटरग्लोब एविएशन पर, 2% नीचे। एनटीपीसी 1% और बजाज फाइनेंस जब हमने मंदी में लिया था तब ये इन रेड कारोबार कर रहा था, अभी निचले स्तरों से रिकवरी आई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 3% नीचे। स्विगी ये कमज़ोर हुआ है, हालांकि कल परसों में अच्छे मूव से 2.5% नीचे है। आरईसी देखिए रिजल्ट खराब और स्ट्रीट ने किया है पनिश, 3% नीचे। और जिंदल स्टील आज थोड़ा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगभग 3.25%। आगे बढ़ते हैं और शो में होगा क्या वो समझते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जीजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, पंकज आंधड़, विकास सालुंखे और आशीष कयाल। साथ ही अरुण कुमार मंत्री जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। 2:20 पर नुपुर और आशीष लेकर आएंगे आरबीएल बैंक और बंधन बैंक दोनों में दमदार कौन है, इस पर बुल वर्सेस बेयर। साथ ही 2:30 पर बंगाल में हो रही बम्पर वोटिंग पर हमारे संवाददाता सपना शुक्ला भी जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ ही 2:40 पर कंचन बताएंगे आपको कि जीआरएससी में तेजी क्यों है। साथ ही 2:45 पर कल आने वाले नतीजों पर, एचयूएल के नतीजों पर अनुमान बताएंगे मंगलम मालू। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे अदानी पोर्ट का Q4 अनुमान और नुपुर बताएंगे आपको कि चोलामंडलम के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जी। 3:10 पर अनुज से स्ट्रैटेजी, 3:15 पर डीलिंग रूम चेक, 3:20 पर होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। अब ट्रेड्स की पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। इस बार शॉर्ट है और स्टॉक का नाम है अडानी पावर, तो काफी फैंसी में था, 140 to 220 चला गया। अब यहाँ पर थोड़ी थकान महसूस हो रही है अडानी पावर में। यहाँ पर एक स्लाइड होने की संभावना है। वेरी एग्रेसिव कॉल। इसका जो स्टॉप लगा अब ट्रेड कर रहा है करीब 221.45, स्टॉप लगाएंगे करीब 225 का, ₹4 का स्टॉप लगाएंगे। डाउन साइड तो 215 पॉसिबल है अडानी पावर। एग्जॉशन ओके, अदानी पावर में आपकी सेल कॉल है 221.40 पे, ठीक है। थोड़ा स्लाइटली ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है तो आपने सेल कॉल लिया। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। वीरेंद्र जी, एलएनटी के साथ ही जाना चाहूंगा। एलएनटी की बात सुबह भी हुई थी, एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन एलएनटी में नजर आ रहा है। 4105 के आसपास चल रहा है, एक क्रॉसओवर भी डेली चार्ट पे क्लियर देखने को मिल रहा है। एलएनटी को बाय करने की सलाह रहेगी, 4068 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4178 तक के टारगेट्स एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक सेल और एक बाय साइड की ट्रेड अभी तक आ गई है। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? देखिए, गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। यहाँ पर जो ट्रेड होगा वो है वेदांता में। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और देखिए ओवरऑल जो मेटल स्पेस है वो वैसे भी आउट परफॉर्म कर ही रहा है मार्केट में। यहाँ पर तो वेदांता में कंसोलिडेशन के बाद वापस से कंटिन्यूएशन हो सकता है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हो रहे हैं तो यहाँ पर बाय की राय होगी। टारगेट ऊपर में 810 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 755 का। बिल्कुल ध्यान रहे। लेकिन ये ट्रेड जो भी है आपको आज के आज ही निपटानी होगी, क्योंकि वेदांता के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब आज एक्सपायर हो जाएंगे और आई थिंक कल से उसकी वापस रीलिस्टिंग होगी। एक ही स्टॉक लिस्ट होगा, बाकी के 4 स्टॉक बाद में लिस्ट होंगे। ये इस वजह से भी आज वेदांता में तेज़ी है, क्योंकि अगर आपको वो बाकी के 4 स्टॉक चाहिए तो आज लास्ट डे जब आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। आज सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सपायर होंगे और 3:30 बजे, और कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो सिर्फ जो पेरेंट वेदांता है वो लिस्ट होगी। बाकी के शेयर्स आपको बाद में मिलेंगे। मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए डाबर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डाबर करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस हमें रैली देखने को मिल रही है। करंट लेवल्स पे डाबर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 452 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 465 की टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 460 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹13 के आसपास ट्रेड हो रहा है,
उसमें 11 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और इस ऑप्शन में 19 रुपए की टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। ओके, डाबर 460 की कॉल आपको बाय करनी है और डाबर इटसेल्फ फ्यूचर जो है वो बाय का विकल्प है। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है लॉरस लैब यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। कल जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था, तो 1085 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में मुझे लगता है 1170 के आसपास के आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे हमने नोट डाउन किया है कि लास्ट कुछ दिनों में एक हाई करके लास्ट 2 वीक में एक साइडवेज मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा था, और यहाँ से वापस एक नया फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। तो 1170 का टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। 1085 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। लॉरस लैब्स 0.2% अप आज के सेशन में, और ये हो गई विकास जी के पिक। तो ये भी बाय साइड की ट्रेड है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सिर्फ गावस्कर का ही मूड खराब है आज, क्योंकि उनकी तरफ से ही सिर्फ सेल की कॉल आई है। गावस्कर ने अदानी पार चुना है, यहाँ पे बिकवाली खिराई। नीचे के टारगेट है 215, 225 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कह रहे हैं कि एलएनटी में खरीदारी कीजिए, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पिछले कुछ सत्रों से, और वो कंटिन्यू हो सकता है। तो 4178 आज के लिए चेस कीजिए, और 4068 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष जी ने कहा है कि वेदांता में खरीदारी कीजिए आज के सेशन में, और टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 810 का, 755 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे हैं कि डाबर एफएमसीजी पैक काफ़ी अच्छा कर रहा है आज के सेशन में, तो 465 के टारगेट के लिए आप इसे देखें। 452 का स्टॉप लॉस लगाइए। विकास जी ने भी लॉरस लैब्स चुना है, खरीदारी कराइए इन स्तरों पर, और यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं। तो 1170 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1085 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये गौरांग जी से समझते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, कौन सा स्टॉक? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजी तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल, इसके चर्चा हमने पहले भी की होगी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो भी कारण या खबरें थी उसको लेकर के एक इतिहास हो चुका है। हमें लग रहा है कि फिर से ये अपने सर्वोच्चम के स्तर के पार जाएगा और शायद एक नया सर्वोच्चम शिखर भी बनेगा। लंबी अवधि के लिए भारतीय एयरटेल पर निवेश की राय है। इस दर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। भारतीय एयरटेल 2.5% अप आज के सेशन में, और काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। तो जो भी कंसर्न्स थे भारतीय एयरटेल को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होते हुए जा रहे हैं, और आज के सेशन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। कुछ और काउंटर्स डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर एफएमसीजी पैक, और आईटीसी हमारे पैनल ने सुबह भी चुना था, और अभी डाबर चुना गया मानस जी की तरफ से, और 0.2% की तेज़ी के साथ ये कामकाज कर रहा है। नेस्ले जब से इसके नतीजे आए हैं तब से रुका नहीं है। उस दिन भी तेज़ी है, उसके बावजूद उसके बाद भी हमने देखा, इनफैक्ट हर दिन इसमें तेज़ी देखने को मिली। कल बीटीएसटी के तौर पर भी लिया गया था इसको। नेस्ले आज लगभग 2% अप आज के सेशन में। ये बता दीजिए गाबा सर, नेस्ले 1466 यहाँ पर खरीदारी करें? 1466 बाय मोड पर तो है, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन बाय मोड पर है। 1466 पर ट्रेड कर रहा है। टॉप लगाना पड़ेगा, जरूरी है 1454 का, करीब 12 रुपए का। और ट्रेड कीजिए अपनी जो सेटअप बना है 4-5 दिन से, उससे लगता है एक रनिंग मोमेंटम है, इसमें एक तेजी कायम हो सकती है। हो सकता है 1475-80 तक जा सकता है नेस्ले। ओके, नेस्ले ये है। चलिए अब गाबस के काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां मार्केट का फोकस है, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। आज हम एक बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट को थोड़ा ट्वीक कर रहे हैं। आज बुल वर्सेस बेयर नहीं कर रहे हैं हम, आज दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि नतीजों के बाद दोनों फॉर्म में हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा शानदार है। तो आज डिबेट करेंगे नुपुर और आशीष, लेकिन ये बुल वर्सेस बेयर नहीं है। ये डिबेट इस चीज़ को लेकर है कि आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक, क्योंकि बुल वर्सेस बेयर में वैसे ही हम ज़्यादातर स्टॉक्स कवर कर चुके हैं ना, तो अब थोड़ा सा इसको हम ट्वीक कर रहे हैं। और ध्यान रहे, ये एक इंटरेस्टिंग पहल है, सिंह आवाज़ थी। बाकी
कॉपी पेस्ट करने वाले वेलकम है। आशीष और नूपुर, चलिए शुरुआत करते हैं आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक। बिल्कुल सर, कल से मैं आरबीएल बैंक की चर्चा कर रही हूँ तो आज मैं ही शुरू कर लेती हूँ आशीष। और इस मुकाबला चल रहा है तो मुकाबले में देखें तो आरबीएल बैंक की जो लोन बुक है ना वो आपको बंधन से आगे नजर आएगी। इनफैक्ट 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कॉर्पोरेट लोन्स देख लीजिए 26% की ग्रोथ देखने को मिली थी, रिटेल लोन में 36%, एमएफआई बुक देखें तो 34% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। बैंक का कारोबार भी देखें तो 2.5 लाख करोड़ के पार जाते हुए दिखा। उससे ऊपर ग्रोथ गाइडेंस देख लीजिए मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए 25% का ग्रोथ गाइडेंस देते हुए नजर आए, और वहीं आपके जो मैनेजमेंट है उसे 14 से 15% पर अटक गए। बेस तो देखे, बेस को कैसे इग्नोर कर रही हैं आप? आपकी जो लोन बुक है उसके मुकाबले बंधन बैंक की लोन बुक तकरीबन 50% ज़्यादा है, डिपॉजिट एटलीस्ट 35 से 40% ज़्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें ना तो बंधन बैंक का मार्केट कैप ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा ठीक है, मैं और कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। आरबीएल बैंक के निम्स आपने देखे थे कि 22 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आई थी, लेकिन बंधन बैंक के मार्जिन्स आप देखें तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ये 39 बेसिस पॉइंट्स घटा है और ये इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। और इनफैक्ट आप ग्रोथ की बात कर रही हैं, मार्जिन का कंफर्ट बंधन बैंक में नजर आता है। अगले 2 से 3 क्वार्टर में देखें तो 20 बेसिस पॉइंट का निम्स एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा देखिए, एसएमई का सेगमेंट 34% बढ़ा है, रिटेल 46% बढ़ा है और एमएफआई में रिकवरी तो ऑलरेडी आ गई। तो अब तो ये फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स हो गया, हर तरफ से ग्रोथ आ रही है। एमएफआई की बात करें तो हम तो आगे ही है ना, करीबन 34% की ग्रोथ थी आशीष इस बार। और इनफैक्ट बैंक्स में ना सबसे ज्यादा एसेट क्वालिटी देखते हैं। हल्का फुल्का निम्स में आपको डिसअपॉइंट हो गया तो क्या हो गया, आरबीएल बैंक के वो तो देखिए अब एसेट क्वालिटी कैसे सुधर कर आती हुई दिखे। बंधन बैंक के मुकाबले देखे तो 226 बेसिस पॉइंट बेटर आपको आरबीएल बैंक की एसेट क्वालिटी नजर आएगी। ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए दोनों ही पैरामीटर पे आरबीएल बैंक बंधन बैंक को काफी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि एमएफआई बुक काफी ज्यादा बड़ी है बंधन बैंक की। इसमें स्ट्रेस था, नो डाउट, डिनाई नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में देखिए क्या जबरदस्त टर्न अराउंड यहां पर देखने को मिल रहा है। अब जो इतना हाई रिस्क कैटेगरी है इसके बाद भी आप बंधन बैंक के स्लिपेज रेशियो देखें ना तो ये आरबीएल बैंक से कम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ईईबी स्लिपेज देखें तो ये 9.5 बिलियन से अब 6.9 बिलियन डॉलर, ये डॉलर नहीं माफी जाए रुपए में आंकड़ा ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखें तो असेट क्वालिटी हर लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर भी जीएनपीएस हैं और नेट एनपीएस दोनों में सीक्वेंशियल तौर पर बढ़िया सुधार है। लेकिन सुधार तो आरबीएल बैंक के ग्रॉस एनपीए में ज्यादा बेटर हुआ था। आप एमएफआई पे ही आपकी गाड़ी अटकी हुई है तो वो रिस्क तो आरबीएल में है ही नहीं, वो तो सबसे ज्यादा कार्ड का तो स्ट्रेस है ना। लेकिन जो स्ट्रेस जिस पे आप फोकस कर रहे थे वो तो हमारे लिए कोई कंसर्न की बात ही नहीं। और जो ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने दिया है ना बैंक की तरफ से आते हुए दिखा ना, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट जो कैपिटल इन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ है ना उसका एक इम्पैक्ट आपको आगे चल के नजर आएगा। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है और वहीं पे सबकी नजरें बनी हुई होती है। तो आरबीएल बैंक के वैल्यूएशन देखे तो 2028 की बात कर रहे हो, FY 28 के एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ मात्र 1 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। इससे सस्ता और क्या चाहिए आपको? यही चाहिए। बंधन बैंक भी सेम ही है, 1 टाइम्स पर ही ट्रेड कर रहा है, 1.1 टाइम्स पर है। इनफैक्ट एक बात बताता हूं आपको, ये सेम वैल्यूएशन अच्छे बेस के साथ मिल रही है, असेट क्वालिटी का भी कंफर्ट आप आ रहा है और साथ में आप देखें तो जो ROAs आरबीएल बैंक के 0.8% है ये अब 1.09% आ गए FY 27 में। तो बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर है, अच्छी वैल्यूएशन है। कैपिटल इन्फ्यूजन लेकिन आरबीएल बैंक के पास है। ओके, आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक दोनों आज एक्शन में और शानदार रैली, रिजल्ट भी सर अच्छे आए, लेकिन किसका पलड़ा भारी, आशीष या फिर नूपुर? देखिए डिपेंड करता है ये। अब आप दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में बात होती है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास क्या है? अमिताभ बच्चन सिर्फ वो, शशि कपूर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, मेरे पास माँ है। अब इशू क्या है कि यहाँ पे इस समय वो फाइट दोनों की एकदम सही थी, लेकिन वो वाला डायलॉग मेरे ख्याल दोनों में से किसी के पास नहीं है कि वो एक फैक्टर जो है ना कि जो डिसाइड कर सके कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मेरा मानना ये है कि दोनों में पैसा बनेगा इस समय, लेकिन दोनों हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए हैं। ये अगर आपका हल्का सा मार्क टू मार्केट देखकर अगर आपका दिल दुख होता है तो प्लीज़ दूर रहिए इन स्टॉक से। फिर आप अपने ICICI बैंक और SBI में ही रहिए। फिर ये उनके लिए जिनको लग रहा है कि अगर यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है तो ये 2 स्टॉक्स में हो सकता है। टर्न अराउंड अगर नहीं हुआ तो ये स्टॉक वापस भी बुरा गिर सकते हैं, तो इसके लिए ये रिस्क है।
मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच रहेगी अगर आप आरबीएल बैंक ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे हमने परसों बात की थी, 280 के करीब आपका एक होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक उसके नीचे गया तो आउट, बात खत्म। सिमिलरली बंधन बैंक में आई थिंक जो रिसेंट लो था, बंधन बैंक के केस में एक और रिस्क फैक्टर है, वो है पॉलिटिकल। अभी इलेक्शन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब जो है ना, ये थोड़े से सेंसिटिव इशू है, तो आई थिंक उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप चाहें तो इन दोनों पे एक बार फोकस कर सकते हैं, बाकी तो जो मार्केट करेगा इवेंचुअली वो। लेकिन ये अच्छी डिबेट हुई आज, थोड़ा सा अगले कुछ दिन और इस बुल वर्सेस बेयर को ट्वीक करेंगे, इस तरीके की डिबेट करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार जरा हमारे पैनल को रखिएगा स्क्रीन पर, एक बार मुझे बात करनी थी बंधन बैंक के ऊपर। गौरांग जी, क्या व्यू रहेगा आपका बंधन बैंक के ऊपर? अनुज भाई, पक्षपात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि खरीदारी की राय बुनियादी दर के आधार पर दोनों पर है। एक दिक्कत मैं जो बताना चाहूंगा अनुज भाई, जो मैंने देखा है, शायद मैं कितना सही गलत हूं मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों बैंकों के जो नतीजे आते ना, वो उसके कारण बहुत ही तीव्र गति से उतार चढ़ाव दोनों में होता है। एक दो तिमाही में इतने शानदार नतीजे और आंकड़े आएंगे कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, और उसी के सामने एक या दो तिमाही में नतीजे इतने बुरे आएंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकेंगे आपकी आंखों पे। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है काफी ऊपर के तरफ, तो आप जा करके पसंद कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी बैंक को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय दोनों पर है। अगर ऊपर की तरफ की जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, उठा पटक झेलने की क्षमता नहीं है, तो इन दोनों के सामने कई और सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक है जो आप पसंद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रही है। सरकार ETF कीमतें तय करने के नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। आपको याद होगा कल ही एयरलाइन कंपनीज ने सरकार को लेटर लिखा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कंपनियों को वाइंड डाउन करना पड़ेगा। क्या हो रहा है विचार? रोहन के पास चलते हैं। रोहन, समझाइए जरा खबर को। जी, अगर आप ETF की प्राइसिंग देखें तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो क्रूड की कीमत है वो, और दूसरा जो है उसे कहते हैं क्रैक स्प्रेड। इसमें जो लागत लगती है रिफाइनिंग की, या फिर जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, स्टोरेज का कॉस्ट है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से उतार चढ़ाव होता है डिमांड सप्लाई की वजह से, उससे ये स्प्रेड जो है लगातार वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो पिछले अगर कुछ समय में देखें, फरवरी के लगभग ये $24 पर बैरल था, अभी ये 70 तक पहुँच चुका है। और अगर ये स्प्रेड बढ़ता है तो जो तेल कंपनियाँ हैं वो मुनाफा कमाती हैं। अब सरकार एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि इस स्प्रेड की एक तरह से कैपिंग की जाए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ही डिफाइन कर दिया जाए, खासतौर पे कुछ समय के लिए जब तक ये पूरी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, ताकि जो एयरलाइंस हैं उनको थोड़ा सा जो ETF की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं उसको उस पर थोड़ा सा उनको बचाव दिया जा सके, थोड़ा सा उनको कुशन दिया जा सके। तो इसको लेकर जो ऑयल कंपनीज हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, ये सभी इस पर विचार कर रहे हैं। और जो फैक्टर है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें अधिकतर जो रिफाइनिंग है वो भारत के अंदर हो रही है, तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आधारित अगर ना भी रखें तो कंपनियां कुछ समय के लिए इसे जो है बेयर कर सकती हैं। तो इस पर विचार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में इसको लेकर कोई ना कोई जो है एक फैसला होने की उम्मीद है, ताकि जो क्रैक स्प्रेड है वो एक सीमा से ज़्यादा ना बढ़ सके। ओके, शुक्रिया रोहन जानकारी के लिए। इंटरग्लोब एविएशन प्रेशर में 1.5% नीचे है और ये फिलहाल जानकारी आती हुई ETF की कीमतें तय करने के नए तरीकों पर विचार हो रहा है। लेकिन अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, विकास जी से और आशीष ख्याल जी से। तो गाबा सर बताइए, कैश में कौन सा स्टॉक? कैश में आई थिंक गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छा रहेगा। बेस बढ़िया बना है, बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करे 2281 पर, स्टॉप लगाएंगे 2250 के, 30 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 2400 हो सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न। गॉडफ्रे फिलिप्स। आशीष, आपका ट्रेड करेगा कैश में? देखिए, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है और स्टॉक ने अच्छा खासा रुझान दिखाया ऊपर की ओर। कंटिन्यूएशन रह सकता है, अपने 10 DMA में से बाउंस बैक हुआ है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर 1392 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1280 का। ओके, विकास जी आपने क्या पिक किया? जी हाँ, मैंने मिड कैप से क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, जिस हिसाब से इसमें एक टेक्निकली पुल बैक रैली देखने मिली और
जो 100 डीएमए के ऊपर अभी फिलहाल तो सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है, तो 792 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसको बाय किया जा सकता है। पहला जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 848 के आसपास का टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा, और एक स्ट्रांगली वॉल्यूम ब्रेकआउट लास्ट वीक में हमने इसमें नोट डाउन किया हुआ था, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्राइस मोमेंटम आते हुए देखने मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे कैश कॉल सारी की सारी हो गई हैं। क्लीन साइंसेस ये इस वक्त 810 पे आखिरी ट्रेड रहा। निफ्टी लेके आई आपकी स्क्रीन पे 24,200, अब ये धुरी पकड़ के चल रहा है इस वक्त, और इसके बाद कोई फर्दर डेविएशन नहीं है। तो अब इंडेक्स करीब करीब आप समझिएगा कि 24,345 का सफ़र तय करने के बाद अब 24,200 पे। अब कुछ और थोड़ा सा ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रिंग भारती एयरटेल। सुबह प्रकाश सर और साथ ही साथ आशीष बहती जी में एक इसको लेकर, अगर आप देखें चुनाव को लेकर एक बहस भी हुई थी कि हाँ ये मैं लेना चाहता हूँ। इट्स डूइंग वेल, आज बहुत दिनों बाद द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज बहुत अच्छा करता हुआ प्रकाश सर फाइनली एक बड़ा एवरेज पार करता हुआ, और दो बड़े एवरेज अलाइंड हैं 1920 के आसपास। वो जिस प्राइस बिहेवियर के चलते आपने सुबह पिक किया था इसको, अब क्या लग रहा है? आई मीन ये जा रहा है क्या 1950 या 2000 की तरफ? पैटर्न तो क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, बेस फॉर्मेशन है, हेड एंड शोल्डर कैटर रिवर्सल पैटर्न है, और बढ़िया बेस बना है करीब 5-6-7 हफ्ते का। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला था, फर्स्ट ब्रेकआउट मिला था इनिशियल आज, मेरे ख्याल आज मिला है ब्रेकआउट, मेरे ख्याल से 1950 टू 2000 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। अब ट्रेड करें 1889, मतलब यहाँ से 100 रुपये ऊपर, यस पॉसिबल है। थोड़ा वक्त लग सकता है, नीचे ऊपर होता रहेगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन भारतीय एयरटेल में लगता है एक सेफ बेट ऑन द अपसाइड है। ओके, भारतीय एयरटेल पर ये राय हो गई गाबा सर की, गौरांग जी ने भी पिक किया उसको 2.5% अप है आज के सेशन में, अच्छा करता हुआ पर्टिकुलर काउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए बंगाल में सेकंड फेज के लिए 8 जिलों की 142 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है, और इस दौर में 1448 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और 1 बजे तक 61% से ज्यादा की वोटिंग हो गई है। इस चरण में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर। यहाँ ममता और शुभेंद्र अधिकारी की टक्कर है। ज्यादा डिटेल के साथ कोलकाता से भवानीपुर से संवाददाता सपना शुक्ला जुड़ रही हैं, उनसे डिटेल ले लेते हैं। सपना बताएं। बिल्कुल, भवानीपुर सीट पर मैं मौजूद हूँ। हाई प्रोफाइल सीट है, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे चरण में ये 142 सीटें निर्णायक होती हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि एक टेस्ट मैच में एक इनिंग अगर आप वो जीत लेते हैं तो आप आगे का भविष्य तय कर लेते हैं। आज बंगाल की राजनीति में आगे कौन काबिज होगा, ये यही जो चरण है वो तय करेगा। पिछली बार 142 में से 123 सीटें टीएमसी ने हासिल की, और इसी के बलबूते ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। क्या इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही चरण तय करता है कि जो लीड ले लेगा वही जीत हासिल करेगा। अगर आप मैं कतारें आपको दिखाऊं तो वाकई में मैंने इतने सारे चुनाव कवर किए हैं पूरे देश भर में, लेकिन इस तरीके का उत्साह मतदाताओं में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। 1 बजे तक 60% तक का वोटिंग परसेंटेज इस बात को साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के भीतर उत्साह दिखाई दे रहा है, बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ श्रेया, ये दरअसल वो जगह है, थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ही बवाल की वो तस्वीरें देखने को मिली थी। उनकी ओर से कहा गया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। ममता बनर्जी का घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ से एक और बूथ है, वहीं पर वो वोट करने के लिए जाती है। 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब ममता बनर्जी वोट करने के लिए जाएंगी। भवानीपुर सीट एक ऐसी सीट है जो ममता बनर्जी का गढ़ है। ममता बनर्जी जब जब यहाँ से जनता से आशीर्वाद मांगती हैं, जनता उन्हें सर माथे बिठाती है। लेकिन इस बार चुनाव रोचक इसलिए हो गया है क्योंकि ममता बनर्जी के सामने कभी उन्हीं के सबसे बड़े सिपा सलाहर रहे शुभेंदु अधिकारी, जो 2021 के चुनाव से पहले अपनी राहें अलग कर लेते हैं, वो इस बार इस सीट से भी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम से जो पहले चरण में वोट था, वहां पर भी उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो रोचक मुकाबला है। बंगाल इलेक्शन अब वो इलेक्शन हो चुका है जहां सिर्फ इस प्रदेश के लोगों की नजरें नहीं है, बल्कि देश भर की नजरें टिकी हुई हैं कि ममता बनर्जी का किला ढहाने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे आखिरी दिन तक भी यहाँ रोड शो करते रहे। यहाँ पर पदयात्राएं लगातार ममता बनर्जी की ओर से भी की गई। और देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प है।
कोई एक तरफा चीजें होती दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि क्या निर्णय रहता है जनता का, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन एक रोचक मुकाबला, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जो शायद ही बंगाल की जनता ने देखा हो। ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को माँ माटी मानुष से जोड़कर रख दिया है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो टीएमसी ने गुंडा राज चलाया था, जिस तरीके से टीएमसी की ओर से चीजें की जाती थी, इस बार वो नहीं। श्रेया, एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी, इस बार के चुनाव में अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक एलिमेंट है तो एक सबसे बड़ा एलिमेंट चुनाव आयोग भी है, केंद्रीय बल भी है। आज से पहले चुनावों में इस तरीके से केंद्रीय बल की सतर्कता शायद ही कहीं देखी गई हो। ओके सपना, शुक्रिया इतनी पूरी डिटेल देने के लिए। ये जो आप खड़ी हैं भवानीपुर, ये वो क्या वो कौन बलवंत चाय वाला उसके आसपास ही खड़ी हैं क्या? मैं इतना अभी डिटेल में तो नहीं जानती क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ कोलकाता में और भवानीपुर सीट पर, लेकिन चाय यहाँ पर हर जगह की फेमस है। हो सकता है आप जहाँ की कह रहे हैं वो ज़्यादा फेमस हो। अब मैं खत्म होने के बाद लाइव ज़रूर पूछूंगी कि यहाँ की ये चाय वाले फेमस है, तो मुझे भी ज़रा पिलाई जाए। हाँ नहीं, क्योंकि ये रोड जाने पहचाने लग रही है। अभी हम गए थे कोलकाता तो वो ये वही जगह है। बट शुक्रिया वो इस अपडेट के लिए और पूरी की पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए करीब 65 से 67% मतदान हो चुका है और अभी देखिए 2 बजे का अपडेट भी आएगा। और यही एक कारण है वीरू की मार्केट जो है ना इग्नोर कर रहा है ये ब्रेंट को और डॉलर रुपये को। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया था, फिर वापस थोड़ी सी रिकवरी आ गई उसमें। बलवंती नाम था ना श्रेया? बलवंत चाय। बिल्कुल। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग। बहुत चाय फेमस है, वहाँ की प्रसिद्ध है और आप भी हो सके तो चाय का लुत्फ उठाएंगे वहाँ पर। चलिए अब हाँ ऐसा क्या था वो स्टीम चाय थी ना, आई थिंक स्टीम थी सर। वो स्टीम चाय थी वो तो इसके लिए, और वो लोकल है तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा था। देखिए बहुत ज़्यादा फ्री एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। राइट, चलिए वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का और मानस जी, अरुण जी और पंकज जी से हम ऑप्शन लेंगे। अच्छा, पंकज जी भी हमारे शो में जुड़ रहे हैं, तो शुरुआत पंकज जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर, वीरेंद्र जैन, ऑल द को-पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। मैम सन फार्मा के 1820 के कॉल ऑप्शन पे नजरें हैं। जिस तरीके से सन फार्मा में जो प्राइस एक्शन अभी रिसेंटली देखने मिला, उसके चलते मुझे लगता है कि 37 रुपीज के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 31 का यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 50 तक के देखने मिल सकते हैं। चलिए तो ये हो गई पंकज जी की ट्रेड। मानस जी आपका धमाकेदार ऑप्शन? तो देखिए केफिनटेक के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, केफिनटेक के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। केफिनटेक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ली और रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इसका 1000 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, 29 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 60 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, केफिनटेक की 1000 की कॉल आपको पिक करनी है। अरुण आपका ट्रेड करेगा ऑप्शंस में? जी वीरेंद्र जी, मेरा भी स्टॉक कैपिटल मार्केट थीम से रहेगा। एमसीएक्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट 2920 के ऊपर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक 3000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो 3000 के कॉल को लेने की सलाह है। 119 120 के आसपास स्टॉक चल रहा है। 144 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं और 105 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए वेदांता के नंबर्स आ गए हैं। ध्यान रखिएगा नंबर्स थोड़े से उम्मीद से फीके नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक चल रहा है। नंबर क्यों हटा दिए, अभी तो डाले थे। तो वेदांता के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार जरा वापस रखिएगा। और 6698 करोड़ का प्रॉफिट है, क्या ये सही है नंबर? एस्टिमेट जो था उसके मुकाबले शायद थोड़ा सा कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा वेदांता के केस में कल एक्स डेट है। इसका मतलब आज इसको आप लास्ट बार इस फॉर्म में देख रहे हैं जिस फॉर्म में ये है। आई थिंक हमने नंबर गलत फ्लैश किया है, थोड़ा उसको ठीक कर लें। हाँ, 9352 करोड़ का मुनाफा था। क्यों गलत फ्लैश हुआ ज़रा एक बार प्लीज़ इसको चेक करिएगा। और 8470 करोड़ का एस्टिमेट था यहाँ पर, उसके मुकाबले 9352 करोड़ का प्रॉफिट था। मुझे देखते समझ में आ गया था कि नंबर गलत है एक्चुअली, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। खैर एनीवे जो भी है, ये इस समय वेदांता का नंबर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वेदांता के नंबर्स आ रहे हैं और मुनाफा बढ़ा है एक्सपेक्टेशन से और स्टॉक अभी लगभग 5% अब आज के सेशन में नजर आएगा। वेदांता पर राय नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी आशीष जी की पिक भी थी और लगातार चर्चा हो भी गई है इस काउंटर पे। कुछ और काउंटर्स
की बात कर लेते हैं जहां पर अच्छे मूव्स हैं और गार्डन रीच के नंबर आए, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, मज़गांव सभी में अच्छी खासी तेज़ी है। गार्डन रीच पे मैं चर्चा करूंगी, उससे पहले एक बार कोचिन शिपयार्ड पे चार्ट चेक। कोचिन शिपयार्ड अरुण जी आप देख लीजिए 1772 के लेवल पर कोचिन शिपयार्ड अट्रैक्टिव लग रहा है। जी शाह जी, ब्रेकआउट तो जरूर देखने को मिला है 1700-1720 के आसपास, पर लगातार 7-8 दिन से चल चुका है स्टॉक और 1770 के आसपास चल रहा है। थोड़ा कूल ऑफ पे बाई करेंगे, मुझे लग रहा है थोड़ा कूल ऑफ एटलीस्ट 1720-1730 तक आना चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अगर किसी के पास है तो 1740 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। करेक्शन पे जरूर स्टॉक को बाय करके कोचिन शिपयार्ड। अच्छा, एक और स्टॉक है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जंप कर रहा है। मैं पिछले 20 मिनटों से रीड कर रहा था, इसको लिख के रखा था। 3 जुलाई 24 से चली आ रही पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटा है एक्साइड ने 366 मल्टी ईयर फॉलिंग चैनल। गौरांग जी, आपकी राय क्या है? हम थोड़ा सा क्रूड महंगा होने के चलते बाकी सारी अगर आप देखें वैकल्पिक चीज़ों पे जब फोकस कर रहे थे उस वक्त तो एथेनॉल की स्टोरी प्राज भी चली। व्हाट अबाउट बैटरी स्टॉक्स? बैटरी स्टॉक्स में आपकी कोई चॉइस है क्या इस वक्त? एक्साइड पे आपका टेक क्या होगा 365 पे? दोनों ही कंपनियों पर वीरेंद्र, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज, और ये जो पूरी मुहिम हम आने वाले भविष्य में देखने वाले हैं, खास करके ये जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमारा राजा और एक्साइड ये दोनों पर ही बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और ये ऐसे पुर्जे बनाती है वीरेंद्र जो सभी प्रकार के वाहन में अनिवार्य है होना। इसके बजाय आप वाहन मेरे ख्याल से आप उपयोग ही नहीं कर सकेंगे। एक्साइड पसंदीदा स्टॉक है ये, गौरांग जी का अच्छा कर रहा है ये बैटरी वाला काउंटर। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड की चर्चा कर रहे थे और गार्डन रीच के नंबर भी आए, उसके बाद अच्छी खासी तेजी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में हमें देखने को मिली। हालांकि हाई साइड से थोड़ा सा फिसला, लेकिन अभी भी अगर आप देखें 0.6% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। नतीजों में क्या था ये समझ लेते हैं एक बार कंचन से। कंचन बताएं। जी, और यही पूरा का पूरा जो इसकी तेज़ी का इम्पैक्ट है हमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्टॉक्स में भी देखने को मिला है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे रब ऑफ इफेक्ट दिखाते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, इस टाइम पे अगर मुनाफे की बात करें तो 24% की बढ़त वहाँ पे देखने को मिली है। रेवेन्यू में करीबन 30% का उछाल आया है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। मार्जिन्स करीब 300 बेसिस पॉइंट्स तक हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम इनका मटीरियल कॉस्ट देखें तो देखिएगा साल दर साल यहाँ पे भी करीबन 20% की कटौती जो है वो देखने को मिली है। 49% पे ये जो नंबर है वो रजिस्टर किया गया है। वैल्यूएशन फ्रंट पे भी काफी इस टाइम पे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। 50 के पी पे जो स्टॉक है वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आज की ही तेजी नहीं बल्कि पिछले 1 महीने या फिर 1 साल की तेजी भी देखें तो काफी रोबस्ट जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न है इसने जनरेट करके दिए हैं। करीब 60% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है, उसके बाद उनको भी ये जो काउंटर है काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पे जो इसकी ऑर्डर बुक है हमें करीबन 16,000 करोड़ तक की देखने को मिल सकती है। Q1 में अगर बात करी जाए तो जो नेक्स्ट जेन फ्रिगेट्स है वहां से इनको करीबन 25,000 करोड़ के जो ऑर्डर है हाथ लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे पूरी की पूरी जो स्टॉक की पिक्चर है वो हमें अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि फिस्कल ईयर 28 में हमें ऑर्डर बुक में थोड़ी सी कमी देखने को मिले, लेकिन फिस्कल ईयर 27 तो इसके लिए काफी शानदार रह सकता है। ओके, तो ये अगर आप देखें आज का हीरो ऑफ द डे जीआरएससी करीब, और ये डैम कैपिटल की रिपोर्ट। इस पे मैं टेक लेता, लेकिन उससे पहले हल्का सा आपको एक बार निफ्टी दिखाता हूँ। तो हल्का सा एक और अपटिक आया था, उसके बाद फिर अगर आप देखें हल्का सा कोलैप्स आया अगेन। इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ 24,203 पे। जीआरएससी के एक बार चार्ट लेके आइएगा जरा प्लीज़, इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। और जीआरएससी आपकी स्क्रीन पे 3042, हालांकि सुबह बहुत तेज़ था, उसके बाद बैकफुट पे आया, बट टेक्निकली क्योंकि मेरे को थोड़ा सा साउंड नहीं लगा ये प्राइस बिहेवियर, तो मैं इसका जो टेक्निकल चार्ट है उसकी विवेचना छोड़ देता हूँ। मानस, क्या कहते हैं आप, वर्थ टेकिंग ए कॉल है कि नहीं है? मतलब रिजेक्शन आया हायर लेवल्स पे, वो जो ट्रेजेक्ट्री थी 7 जुलाई 2025 से लेकर अब तक की, उसको क्रॉस किया बट टिक नहीं पाया। आपका व्यू क्या है इस चार्ट पे टेक्निकली? जी, तो देखिए, मूव ऑलरेडी काफी बड़ा देखने को मिला है। 2000 से नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली थी, 3300 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली।
तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब कोई करेक्शन देखने को मिले और 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आए जो कि 2850 है, तो वहां पर फिर से रिव्यू करेंगे। अगर वहां पर सपोर्ट लिया तो फिर आप 2650 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो वापस 3300 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन गिरावट पे खरीदारी करेंगे, करंट लेवल्स पे नहीं। ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, एफएनओ सुपरस्टार पंकज जी से, चार्ट का चमत्कार आशीष जी से और गौरांग जी से लेंगे मिड कैप फंडा। शुरुआत करते हैं मानस जी, सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आरबीएल बैंक पे मेरा ध्यान है, जहां पर हमने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा है। तो आरबीएल बैंक का 340 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 13 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 25 रुपए की टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, आरबीएल बैंक सस्ता ऑप्शन में पिक होगी मानस जी के। एफएनओ सुपरस्टार पंकज जी, कौन सा काउंटर? श्रेया जी, नायका के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहे कि एक इनसाइड बार का एक ब्रेकडाउन यहाँ पर बहुत क्लीन देखने को मिला है। कल के लो को अप्रोच हो रहा है ये काउंटर और 268.15 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 272 के स्टॉप लॉस से एक बढ़िया सेलिंग बेट हो सकती है। नीचे में जो टारगेट है 260 के तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, ये हो गया ट्रेड आपका एफएसएल ई कॉमर्स सेल। 5.5 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर आज शॉर्ट साइड पे। आशीष कैल जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, इंडसइंड बैंक पे नजर बनाए रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है आज के दिन में, और पिछले काफी दिनों से इंडसइंड बैंक काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को भी, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पर दिख रही है। तो इंडसइंड बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है 960 का रखना होगा, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई के पास में, और नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 890 लेवल्स का है। और गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा? मिड कैप फंडा के रूप में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनी डिलीवरी का चयन किया है। ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए अनुज भाई, तो अनिवार्य है कि आपके निवेश की अगर आप बनाते हैं तो समय सीमा लंबी होनी चाहिए। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, डिलीवरी ये मिड कैप फंडा में पिक हो गई गौरांग जी की, और काउंटर अच्छा करता हुआ। चलिए अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर है। कल निफ्टी में एचयूएल, अदानी पोर्ट समेत 4 कंपनियों के नतीजे आएंगे। वहीं वायदा में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट समेत 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। साथ ही नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारा पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। मंगलम मालू से समझेंगे एचयूएल के नतीजे। आशीष चतुर्वेदी और नूपुर जैन कुनिया भी हमारे साथ हैं। तो मंगलम, गुड आफ्टरनून। पहले आप बताइए कि एचयूएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं? एचयूएल के लिए मैं आपको सिर्फ 3 नंबर दूंगा। एक बहुत सरल मंत्र है 4, 5, 6, ये याद रखिएगा। 4% रेवेन्यू ग्रोथ, 5% एबिटा ग्रोथ और 6% प्रॉफिट ग्रोथ, ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वॉल्यूम ग्रोथ, वो भी 4 से 5% के बीच में ही है, और अगर इसमें बीट आ गया तो स्टॉक पे लग जाएगा 6, क्योंकि अभी तक जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उनमें एक एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में एक बीट ही आया है। तो एचयूएल में 16,350 करोड़ के आसपास रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस है, 3,800 करोड़ एबिटा की एक्सपेक्टेशंस है, तो मार्जिन करीब 23% के आसपास ही होगा। 6% प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे मैंने बताया 2630 करोड़ रुपए उनके नेट प्रॉफिट होगी। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5%। होम केयर, पर्सनल केयर 4.5 से 5% के आसपास ग्रो करेगा। ब्यूटी और वेलनेस जो उनका ग्रोथ ड्राइवर है वो 10 से 12% ग्रोथ करने की आशंका है, और 5% ग्रोथ इन फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट बिजनेस, क्योंकि कंपनी ने चाय में 3 से 4% का प्राइस कट लिया है, क्योंकि चाय के दाम पिछले साल से अब में गिर गए हैं। की इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में कंपनी की कमेंट्री, इनपुट प्राइसेस आफ्टर यूएस ईरान वॉर, और तीसरी चीज प्राइस ग्रोथ, क्योंकि बिकॉज इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या इन कंपनीज में अभी ताकत है प्राइस बढ़ाने की और मार्केट शेयर को मेंटेन करने की, वो सारी चीजें हम मैनेजमेंट से जानेंगे। बट सिर्फ नंबर्स के तौर पे 4, 5, 6 याद रखिए। 1, 2 का 4 नहीं, 4, 5 का 6। चलिए ये वॉच आउट करेंगे हम। अब चलते हैं आशीष के पास। अदानी पोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करें आशीष? सर कुछ खास नंबर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स में कोई बहुत बड़े कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, और कोई ख़राब परफॉर्मेंस भी उम्मीद लगाकर नहीं चल रहा है। थोड़े फ्लैट साइड के नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो वेस्ट एशिया का तनाव है, इस बार इस क्वार्टर में इतना कोई बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 13% का सर्ज आपको देखने को मिल सकता है। एबिटा फ्रंट पर देखें तो अगेन आपको 12 से 13% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 5,000 करोड़ के आसपास का एबिटा पिछले साल कंपनी ने दर्ज किया था, इस बार 5,630 करोड़ है। मार्जिन ज़रूर थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, हालांकि कंसेंसस आप देखें तो 58, 58.5 के आसपास से इशारा कर रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा बिल्कुल फ्लैट रहेगा, 2-2.5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब जो ओवरऑल पोर्ट की वॉल्यूम्स हैं, ये ऑलमोस्ट आप देखिए कि तकरीबन 13% की देखने को मिलेगी, लेकिन
क्योंकि यूटिलाइजेशन इनका इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा जो इनके एक्वायर्ड पोर्ट्स हैं, यहाँ से वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और साथ में देखें तो जो कंटेनर वॉल्यूम्स हैं ये पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 21% बढ़ी हैं। तो ठीक ठाक, कोई बड़े फायरवर्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्टेडी नंबर्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ओके, तो कोई फायरवर्क्स नहीं है, स्टडी नंबर्स रह सकते अदानी पोर्ट्स के। आशीष ने बताया। अभी यहाँ पे आप चलते हैं नूपुर के पास, चोला के नंबर्स को समझने के लिए। नूपुर क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो है, नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 27% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 25% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मुनाफा भी देखें तो 20% ऊपर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ सकता है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहने की उम्मीद है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 7.2% के आसपास आते हुए दिखेंगे। लेकिन AUM की ग्रोथ इस बार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यही एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 21% की ग्रोथ यहाँ पर रहेगी। क्रेडिट कॉस्ट देखें तो हल्का डिप यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन दूसरे कारोबार के जो मार्जिन होंगे वहाँ पे हल्का फुल्का मुनाफा हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। नजर रखनी है आपको गाइडेंस पर, स्पेशली मार्जिन, लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी जो नए बिजनेस पर है उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो PNL के तौर पर अच्छा क्वार्टर रह सकता है चोला के लिए, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहने की उम्मीद है। ओके, चलिए शुक्रिया नूपुर। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस रहने वाला है। क्यों कि ये खबर लक्ष्मण जी से समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, समझाइए। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल डिफेंस सेक्टर को लेकर के अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कल होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक इटली के डिफेंस मिनिस्टर के साथ होने जा रही है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में 3 बातों पर खास तौर पर चर्चा होगी। पहला कि डिफेंस सेक्टर में इटली और भारत के बीच जो अभी साझेदारी है उसको कैसे नए स्केल पर ले जाया जाए, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, उत्पादन क्षमता और कैसे बढ़ाई जाए, जो अभी साझेदारी है ज्वाइंट वेंचर उसका। दूसरी बात कि इस बातचीत में यह भी होगी कि कौन कौन से डिफेंस सेक्टर के नए सेगमेंट हैं जहां हम साझेदारी कर सकते हैं ज्वाइंट वेंचर के जरिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज होगी। और तीसरा, ये मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में भी इटली काफी बड़ी साझेदारी करना चाहता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और 3 सेक्टर, खासतौर से डिफेंस के 3 सब सेक्टर कहूं तो हेलीकॉप्टर बनाने में, एरोस्पेस से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम बनाने में इटली काफी बढ़ चढ़ के भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। कुछ हद तक उसकी साझेदारी है भी, तो उसको लेके एक रोड मैप यहाँ का निकल कर सामने आएगा। बता दूं कि जनवरी में ही यूरोप के साथ भारत के एक डिफेंस का एक रोड मैप तैयार हुआ था। उसी के आगे बढ़ाने के लिए इटली के डिफेंस मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। और यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं जो इसमें पहले से दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आएगी तो HAL की यहाँ पे काफ़ी दावेदारी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक रडार बनाने की जब बारी आएगी तो BL की दावेदारी काफ़ी रहती है। अदानी डिफेंस जो है वो पहले से इटली कंपनी के साथ साझेदारी कर चुका है। तो इस लिहाज से इस साझेदारी को नए स्तर पर पहुँचाने के लिए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक और कल का दिन महत्वपूर्ण होगा इस लिहाज से। और किन किन कंपनियों का अगर आप देखें डिफेंस पैक्ट के साथ करार है, मतलब सरोकार है, वो भी एस्टेब्लिश कर दिया लक्ष्मण जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। HAL पे हम सुबह बात भी कर रहे थे, एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न था यहाँ पर। BL भी रखिएगा स्क्रीन पे, और निजी डिफेंस कंपनियाँ बहुत सारी हैं जिस पर नजर रख सकते हैं। बट ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से या फिर मोमेंटम प्रोस्पेक्टिव से BL थोड़ा सा सप्लाई विटनेस कर रहा है 440 के जोन में, तो इसको मैं अवॉइड ही करूँगा एज ऑफ नाउ। HAL, आशीष कयाल जी, HAL ने एक लंबा सफ़र तय किया डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से ऊपर तक आने में, और अच्छा प्लेसमेंट भी है इसका। आपका डे क्या कह रहा है? एग्रेसिव कौन प्लेस है किसी ब्रेकआउट पर रिएक्ट करने के लिए डिफेंस में? अगर HAL में अगर आप देखेंगे वीरू, तो यहाँ पर ऊपर एक हर्डल दिखेगा 4410 के आसपास। ये उसे पार नहीं कर पा रहा है पिछले काफी दिनों से। अगर आप देखेंगे 16 अप्रैल से लेके अभी तक वो वहीं से एक रिजेक्शन आ रहा है। तो राय यही होगी कि अगर 4410 का आंकड़ा ये पार कर जाता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और रिजम्पशन ऑफ द अपमूव हो सकता है। तब यहाँ पर बाइंग पोजीशंस क्रिएट करे। और नीचे में जो सपोर्ट है ये स्टॉक का, जो कि स्विंग लो बनाया था 4250 का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिलहाल तो ये रेंज में, लेकिन गुंजाइश है अपसाइड ब्रेकआउट आने की। HAL एक चेक और लेता हूँ, उसके बाद शेयर के पास चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अगर आप देखें मुद्दे बात करने के लिए, जरा एक बार अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस आप लेके आइए जरा प्लीज़। हम कल भी बात कर रहे थे इंडिगो, अगर किसी के पास पोजीशन है तो अभी इस मुद्दे पर बातचीत हुई भी,
बट मानस, इंडिगो अब कंप्लीट कोलैप्स, क्रूड एट 115.43.71 डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, आपका टेक क्या होगा इस पे अभी? देखिए वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से वो वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अब अगर आप देखें तो स्टॉक 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मेरा समझना है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 41.75 के आसपास का होगा। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, खरीदारी केवल 45-25 के ऊपर ही करनी है। वेरिएशन क्रैक होता है आपकी स्क्रीन पे, क्रूड भी रखिएगा जरूर स्क्रीन पे, तो एक सरोकार एस्टेब्लिश हो पाएगा। 100 रुपये नीचे क्यों है ये स्टॉक का? चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी, और इसकी चर्चा शुरू करते हैं। त्रिदीप भट्टाचार्य CI इक्विटीज एडवाइस के काम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। त्रिदीप नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद चर्चा आपसे हो रही है। इस बीच हमने क्या देख लिया है ना, हाँ, वॉर भी देख ली, उसके बाद अब हम शायद आज प्राइस वाइज इलेक्शन और उसके पॉसिबल आउटकम पर बाजार एक क्वेश्चन बिठा के कुछ रिएक्शन दे रहा है। बट मोर और लेस इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता है, ये अर्निंग सीजन तो हमने देख लिया, बट अगर क्रूड यहीं टिक गया 110-115, तो बाजार अब क्या रिस्क महसूस कर रहा है? क्या अगला आने वाला क्वार्टर क्रूड की इस मार को झेलेगा और ऐसे में बाजार करेगा? आपका सेंस क्या कह रहा है, क्या कर सकता है बाजार अभी? मेरे हिसाब से तो अभी हम थोड़ा सा त्रिशंकु हाल में है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द सेंस दैट अभी जो करंट मार्केट का एजम्पशन है वो ये कि अप्रैल एंड अर्ली मई तक ये जो वॉर जैसे सिचुएशन जो बनी है ये एटलीस्ट डी एस्केलेट होके एक लेवल पे आ जाए, क्रूड ऑयल थोड़ा सा थम जाए, और जो इम्पैक्ट है इस सिचुएशन में करीबन FY27 से 2 से 4% अर्निंग्स में दिखता है, जो कि मैनेजेबल है, एंड उसी हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है। साथ में अगर मान लीजिए बंगाल का इलेक्शन का एक फेवरेबल आउटकम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो एक अलग रुझान बन सकता है। लेकिन जो वरीसम फैक्टर है मेरे हिसाब से, उसके आगे जो एक लेवल मार्केट के बाद जाके मेरे को लगता है कि मार्केट थम जाएगा, वो ये कि अगर ये ऑयल 110-114 के ऊपर रहा, अगर हम जून तक जाते रहे, देन केवल इंडिया के लिए नहीं, इंडिया में भी लेकिन ग्लोबली उसके जो इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैगफ्लेशन कह लीजिए या रिसेशनरी कंडीशंस कह लीजिए, वो आने के आसार बन सकते हैं। सो मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने मार्केट के लिए काफी क्रिटिकल होंगे कि ऑयल प्राइस जो है वो किस हिसाब से रिएक्ट करता है। ये मेरा आकलन है आज के डेट में। अभी की जो पोजीशनिंग है वो मार्केट में पॉजिटिव है, और ये मान के चला जा रहा है कि वॉर यहाँ से डी एस्केलेट होगा। ओके, वॉर डी एस्केलेट होगा, लेकिन क्रूड और कमज़ोर रुपए ये सिर दर्द बना हुआ है। त्रिदीप जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने पिछले महीने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 14-18% के रिटर्न्स मिले हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से। तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक ब्रॉडर मार्केट में ही अवसर तलाशने चाहिए? अगर ऐसा है तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए सर, तो कौन से काउंटर्स आपको ऐसे ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छे नजर आते हैं? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं हो पाऊंगा, लेकिन सेगमेंट स्पेसिफिक जरूर हो सकता हूं। वो इसलिए कि पिछले 3 या 4 महीनों से और 2 महीने से पर्टिकुलर हमने ये पाया है कि वैल्यूएशंस जो हैं वो मिड और स्मॉल कैप के काफी लार्ज कैप और ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में बेहतर हो गए थे। तो वहां से एक बाउंस बैक होता दिख रहा था, और जो कि हमने अपने पोर्टफोलियोज में इम्प्लीमेंट भी किया और हम कह भी रहे थे। पहली बार काफी समय सितंबर 24 से का समय से अगर शुरू किया जाए, तो पहली बार जो लार्ज एंड मिड कैप के वैल्यूएशन है वो अपने 10 ईयर एवरेज के इक्वल पे आ गए थे। पहले ये 20 से 30% प्रीमियम पे होते थे, वो प्रीमियम अभी चला गया है, वो पार पे आ गया है। और मिड और स्मॉल कैप जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, तो इसमें हम लोग एक ब्रॉडर मार्केट को नहीं देखते हुए उन थीम्स पे फोकस कर रहे हैं जिनको जो कि थोड़ा सा इंसुलेटेड रहे, मतलब बाहर अगर टर्बुलेंस भी रहे तो इन कंपनीज जो इस थीम से जुड़े हुए हैं उनके साथ बेहतर कर सके। तो इस मामले में जो आप कह रहे थे बॉटम अप बेसिस पे 3 थीम हमको बेहतर लगते हैं, उनका मैं बोल देता हूं इनकेस उसके बाद आप जो डिटेल लेना चाहें। पहली बात तो ये कि ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ये मेरे ख्याल में इंडिया में बॉटम आउट होता दिख रहा है, और जो ये क्रेडिट ग्रोथ है ये 13 से 14% पे बॉटम आउट होके करीबन 16 से 18% अगले 6 से 12 महीने के बीच में होने के आसार हैं।
और ऐसे सूरत में फिनेंशियल सर्विसेज एज ए सेक्टर का अच्छा करना वाजिब है, और इस एरिया में हम लोग ओवरवेट भी हैं। दूसरा एक चीज जो ये वॉर के चलते सामने आई है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। आई थिंक ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के चलते एक चीज तो समझ में आया है कि एवरी कंट्री, हर कंट्री को अपने एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना होगा। तो इसलिए उसका एक सब थीम बनता है पावर, और पावर पॉइंट ऑफ व्यू से रिन्यूएबल्स में जो एक्सपोजर है उसमें हमको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स काफी जोर शोर से होगी, और उससे जुड़े हुए कंपनीज हैं वो शायद बाहर की उथल पुथल से थोड़े बहुत अछूते रहे। और तीसरा जो कि मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी है वो है डिफेंस। हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल में डिफेंस में जो स्पेंडिंग होगी वो बढ़ चढ़ के होगी, आत्मनिर्भर भारत के चलते होगी। तो उसके जो प्ले ऑफ वाले कंपनीज हैं उसमें हमने एक पोजीशन बना ली है। इसमें जो मार्च अप्रैल में करेक्शन आया था इन तीनों में, इसमें से काफी इन तीनों थीम में से काफी कंपनीज जो है ये मिड और स्मॉल कैप में है। तो इसलिए वैल्यूएशंस भी बेहतर थे, स्टॉक्स पे मिले, तो हमने थोड़ा बहुत एक्सपोजर इसमें बना लिया है। अच्छा त्रिदीप जी, मैं इस पूरे अर्निंग सीजन में देखूं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सबसे बड़ा प्राइस स्ट्रेच और आगे की विजिबिलिटी टेक्निकल पैरामीटर्स पे या फिर ऑप्शन पैरामीटर्स पे या फिर फ्यूचर्स पैरामीटर पे वो कैपिटल गुड्स में नज़र आ रही है। कैपिटल गुड्स में एक गजब तेज़ी है। आई मीन लुक एट कमेंस ऑल टाइम हाई, जहाँ पे इसमें बहुत सारी एमएनसीज सम्मिलित हैं। एलएनटी कुछ वॉर डेवलपमेंट के चलते परेशान था, लेकिन वहाँ भी रिकवरी आ गई। लुक एट बीएचएल, क्या स्मार्ट रिकवरी यहाँ पर है। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? पॉजिटिव है। सो हमारा मानना यह है कि कैपिटल गुड्स एक ब्रॉड बेस बेसिस को ना देखते हुए उसके सब सेगमेंट को देखना चाहिए। जो मैंने पावर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी, उसमें काफी सारे कंपनीज कैपिटल गुड्स में फिट होते हैं जो कि नट्स एंड बोल्ट प्रोवाइड करते हैं पावर इक्विपमेंट में या पावर सप्लाई चेन में। तो उनका जो ऑर्डर बुक है वो खासा बेहतर हो सकता है अगले 2-3 साल में। और जो दूसरी बात ये आ रही है कि जो इस वॉर के चलते जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में, उसको रीबिल्ड करने में जो अगले 2 से 5 सालों में जो स्पेंडिंग होगी उसके जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो कुछ कंपनीज आपने नाम लिए उनमें से कुछ शायद बेनिफिशियरीज निकल सकते हैं। तो इसलिए कैपिटल गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीबिल्ड एक अच्छा थीम बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसमें मैं साथ में ये भी कहूंगा कि नियर टर्म में ये स्टॉक्स थोड़े शायद ज्यादा चल गए हैं। हो सकता है जब इनके नंबर आए आपको एक थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो जाए, लेकिन अगर 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनका ऑर्डर बुक और आउटलुक जो है यहाँ से बेहतर होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में इनका जो मार्जिन है और जो ऑर्डर बुक था वो थोड़ा कम था, तो एक लो बेस इफेक्ट भी बना हुआ है। ओके, ये कैपिटल गुड्स पर आपकी राय होगी। तो 3 थीम्स स्पेस बताएं त्रिदीप जी आपने। एक तो फाइनेंशियल हो गया, साथ ही पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस और एनर्जी स्पेस। लेकिन ये कैपिटल मार्केट स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? एनर्जी के साथ साथ इस स्पेस ने भी अच्छे खासे मौके दिए निवेशकों को पिछले 1-8 महीने में, तो यहाँ पर पॉजिटिव हैं क्या आप? सम सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट्स में जरूर कैपिटल मार्केट्स में हम ओवरवेट हैं और ओवरवेट ही रहे इस फॉल में भी, क्योंकि जो ये कमोडिटीज और कमोडिटी रिलेटेड एक्सचेंजेस या फिर जहाँ पे कि इंडिया की मार्केट शेयर अभी डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी कम है, और जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जुड़ने के काफी बेहतर आसार हो सकते हैं। तो एक जो कैपिटल मार्केट्स और एक्सचेंजेस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो कंपनीज अंदर आते हैं उनमें हम अच्छे खासे ओवरवेट थे और उनका एक बेहतर आउटपुट भी देखने को मिला है। मुझे लगता है ये कुछ एक स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं। थोड़ा सा हमें केयरफुल इस बात के लिए रहना होगा, क्योंकि रेगुलेटर जो है वो एफएनओ वॉल्यूम्स को कम जो करने के इरादे से रेगुलेशन ला रहे हैं, तो उसमें एक उतार चढ़ाव नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मुझे लगता है कि ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, पर्टिकुलरली ऑन द कमोडिटी साइड। वो एक अच्छा थीम बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए फ्रॉम मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए त्रिदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सेक्टर्स पे अपना खोल के मत रखा, विजन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। चलते हैं अब एक बार क्लोज की ट्रेजेक्टरी दिखाइए जरा प्लीज़। निफ्टी टुवर्ड्स क्लोज इट्स 24191, निफ्टी बैंक 55,519,
अनुज, निफ्टी बैंक पर तेल का खेल काम आया और 700 पॉइंट ऊपर लेवल से नीचे हो गए साफ अनुज, और निफ्टी मेरे ख्याल से 150 पॉइंट। कैसी लगी ये क्लोजिंग? अब इस बात को देखते हुए कि कुछ घंटों बाद एग्जिट पोल होंगे, बिल्कुल बदले बदले सर्कमस्टेंसेस शायद हमें कल मिले, क्या कुछ? बिल्कुल। देखिए वीरू, क्या होता है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना उछलने की ज़रूरत नहीं होती है हमें जब मार्केट अच्छा कर रहा हो तो, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी किस तेज़ी से वापस नीचे आया, पूरा जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से वापस नीचे आया बैंक निफ्टी। और ये कच्चा तेल और डॉलर रुपये का रिस्क जो है ये मार्केट के लिए बना हुआ है। ट्रस्ट मी, आज अगर ये इलेक्शन वाला फैक्टर नहीं होता, आज मार्केट बड़ा गिरा होता। ये तो इलेक्शन वाला फैक्टर हो गया। और एक चीज़, सीरीज़ के पहले दिन का हाई और लो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। अब अगर कल मान लीजिए मार्केट आज के हाई को नहीं निकाल पाया तो आज का हाई एक बहुत बड़ा नियर टर्म का टॉप भी बन सकता है मार्केट के लिए। इसका भी रिस्क रहेगा मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक रहें और वो जो मई के पुट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ज़रूर लें, उसको एज अ हेज ज़रूर लेकर चलें इस मार्केट में। और ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ जबकि मार्केट आज इतना ऊपर था, कल भी कही थी जबकि कल मार्केट नीचे था, क्योंकि ये व्यू 3 घंटे में चेंज करने वाला नहीं है। ये एक व्यू आपको एक इस बड़ी डिक्लाइन से वापस प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कल को अगर मान लो इस क्रूड और इस डॉलर रुपये का इम्पैक्ट वापस मार्केट पर दिखने लगा तो एक वो रिस्क ओपन रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, चलिए नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में? बड़े दिग्गज स्टॉक्स आज डीलर्स के रडार पे आते हुए नजर आए। नतीजों से पहले एचयूएल लगातार डीलर्स के डेस्क पे बना हुआ है। नेस्ले के नतीजों के बाद लगातार इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली और आज फिर से यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह आती हुई नजर आ रही। 4 से 5% का अनुमान है वॉल्यूम ग्रोथ का, हो सकता है 7 से 8% वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सके। उसी के चलते आज खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। यहाँ पर भी डीलर्स का यही मानना है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो अब खत्म हो चुका है स्टॉक के लिए और फ्रेश खरीदारी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर आती हुई नजर आ रही है। तो एचयूएल और भारतीय एयरटेल दोनों स्टॉक्स आज खरीदारी की लिस्ट में। एचयूएल और भारतीय एयरटेल डीलर्स के रडार पर है। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं वो समझ रहे थे। पंकज जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताइए कल के सेशन के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? श्रेया जी, आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। जिस तरीके का चार्ट सेटअप और बैंक निफ्टी के अंदर जो पेन एस्केलेट हुआ है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर और भी गिरावट थोड़ी सी ड्यू है। 200 डेमा के नीचे एक काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1287 की रेंज में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1295 का ही रखना है यहाँ पे और निचले लेवल पर टारगेट जो है 1270 1260 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, गावा सर, कल के लिए ट्रेड? कल के लिए शॉर्ट ही रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वीकनेस नजर आती है। 1086 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉप लगेंगे 1090 का, 4 रुपए का स्टॉप। टूटे तो 1075 भी देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इस पे शॉर्ट बड़ी कॉल है 1086 पे, देखें शॉर्ट कॉल। माना साहब का ट्रेड? देखिए, कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन डाबर पे मैंने ऑप्शन भी रिकमेंडेशन दिया था। उसके फ्यूचर में भी एज ए बीटीएस ट्रेड लिया जा सकता है। 457 के प्राइस चल रहे हैं। 452 का स्टॉप लॉस लगा लें। 467 तक के टारगेट्स पास हो गए। डाबर फिर से चुन रहे मानस जी। आशीष जी, कौन सा काउंटर, एसटीबीटी या बीटीएसटी? देखिए, बीटीएसटी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट्स है जहां पर एक अच्छा खासा रुझान आज के दिन में देखा जा रहा है और ओवरऑल सेक्टर भी मेरे ख्याल से अच्छा कर रहा है। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स पे बाई की राय होगी। ऊपर में टारगेट 1520 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1390 का। ओके, अरुण जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? जी सर, अगेन फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। डीवी स्लैब में एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 6520 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है और क्लोजिंग इसी के ऊपर होती हुई नजर आ रही है। तो डीवी स्लैब को एज ए बीटीएसटी लेके चल सकते हैं। 6510 का छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में 6625 तक के टारगेट्स डीवी स्लैब में देखने को मिल सकते। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, बताइए। बिल्कुल, आज सीरीज का पहला दिन अनुज और ब्रेथ को देखते हैं। एक बार ब्रेथ अच्छी रही और आपसे कह सकते हैं कि इवनली पॉइज्ड, क्योंकि हमने सेकेंड हाफ में एक कोलैप्स भी देखा हायर लेवल से, तो आपको वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे कहते हैं ना 50-50। 94 लॉन्ग्स एडवांसेस, 92 शॉर्ट डिक्लाइंस। शॉर्ट कवरिंग 19 में, यानी जहां मंदी कवर हुई,
और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट की टेंडेंसी थोड़ी कम थी। आइए एक बार करके स्लाइड्स पे आते हैं। लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पे विजिबल थे। इस क्रम में सबसे ऊपर आज का अर्निंग स्पेसिफिक मूव था बंधन बैंक, कॉर्पोरेट फिलिप्स, आरबीएल बैंक, कोचिन शिपयार्ड, वेदांता। अगर आप देखें इसका डेरिवेटिव्स में उसके बाद कल से फिर से आगाज़ होगा, लेकिन बंधन बैंक ने आज महफिल लूटी जनाब लॉन्ग्स की। इंडसइंड बैंक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। कोल इंडिया इस दौर की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे, प्रेस्टीज सिट्स, येस बैंक, इन्फोसिस, आईटी में हम 2 दिन से कुछ लोअर ट्रिजेक्टरीज में लॉन्ग्स विजिबल है, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग इन्फोसिस में थी। अगले स्लाइड आएगी शॉर्ट की। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, स्विगी, नुवामा वेल्थ, ब्लू स्टार और जिंदल स्टील, इन सभी काउंटर्स में को देखा गया। मेटल्स में कुछ स्किप्स आज बैकफुट पे आई और आरईसी और बीएचईएल, टाटा पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, आइनॉक्स में आज पावर स्पेस में, कैपिटल गुड्स स्पेस की कुछ स्किप्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी। टाटा पावर ये आज बैकफुट पे आया। जरा प्लीज़ एक बार टाटा पावर का चार्ट लिख आइएगा। टाटा पावर, बीएचईएल, कोल इंडिया, ये वो स्किप्स थी जो कि अप्रैल में डोमिनेट करके गई थी। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 451 फ्रॉम 464, 15 रुपये का स्लाइड। आशीष कयाल जी, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा टाटा पावर के लिए अगर आप इसको नई सीरीज में ट्रेड कर रहे हैं और रोल करके यहाँ पर आया तो? देखिए, टाटा पावर में आज के दिन एक दबाव बना हुआ है। पिछले डे का जो लो था वो निकाल दिया, लेकिन एक मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना होगा, और आवरली चार्ट पे अगर हम ध्यान दें तो इसका एक मोमेंटम पिकअप हुआ था 445 के लेवल से, जहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइज आया था। तो मेरे ख्याल से 445 का एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा जहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो 445 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करिए फिलहाल। ओके, मीनवाइल एक बार जरा मार्केट लेकर आइए आप और देखिए किस तरीके से हम बैंक निफ्टी पे खास तौर से नीचे आए हैं। रेड में आ गए हैं आप बैंक निफ्टी में। जी हाँ, ये देखिए रेड में आ गए हैं बैंक निफ्टी में और किस तेज़ी से नीचे आए हैं। मिड कैप पे लेकर आइए एक बार जरा। मिड कैप में भी हम नीचे आए हैं अब, और इंटरेस्टिंग होगा ये क्लोजिंग तक निफ्टी की भी तेज़ी बची रहेगी या नहीं बची रहेगी ये देखना। अब 165 पॉइंट ऊपर हैं हम, और यहाँ भी डे हाई से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब रफली 170 पॉइंट के करीब हम फिसल चुके हैं जो हाई था वहाँ से। और करीब करीब बैंक निफ्टी पर हाई से 1.5% की गिरावट है। बैंक निफ्टी पर तो हम डे लो पर आ गए हैं, 55,332 का लो। इनफैक्ट अब इंटरडे लो पर है बैंक निफ्टी पर तो पूरी की पूरी रैली स्वाहा हो गई आधे घंटे में। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की बात करते हैं। मनी कंट्रोल जो हमारे सिस्टर कंसर्न है, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी है। कई बार आपने देखा होगा कि एक्सचेंजेस स्टॉक ऑप्शंस की कुछ स्ट्राइक्स रखते हैं, लेकिन कई बार स्टॉक्स उनसे कहीं ऊपर या कहीं नीचे चले जाते हैं, खासतौर जब सर्किट लगते हैं उनमें फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप नई स्ट्राइक अगले दिन ही ओपन होती हैं। इस पर एक नए फ्रेमवर्क पर काम चल रहा है। श्रेया से समझ लेते हैं ये रिपोर्ट। श्रेया बताइए। जी देखिए, मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर और सोर्सेज से पता चल रहा है कि सेबी एक प्रपोजल को लेकर डिस्कस कर रही है फिलहाल, और इस प्रपोजल में ये कहा जा रहा है कि एक्सचेंजेस ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, यानी कि लाइव ट्रेडिंग के दौरान, कुछ स्ट्राइक प्राइसेस इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? तो देखिए, जब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ऊपर या नीचे होता है, तब स्ट्राइक प्राइसेस जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस है वो लिमिटेड हो जाती है, वो अवेलेबल नहीं होती। तो मतलब आपको एग्जैक्ट लेवल के आसपास स्ट्राइक प्राइसेस नहीं मिलती है और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एग्जीक्यूशन पर, साथ ही प्राइसिंग को लेकर। तो ये सभी नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए इस फ्रेमवर्क पर अभी फिलहाल कामकाज हो रहा है। लेकिन अगर ये प्रपोजल आता है तो क्या होगा, कैसे फ़ायदा पहुँचेगा आपको, वो समझ लेते हैं। तो जैसे मार्केट मूव होगा तो नई और क्लोजर स्ट्राइक प्राइसेस ऐड हो जाएंगे लाइव मार्केट के दौरान। ये एक अच्छी चीज़ होगी। इससे इम्पैक्ट ये होगा कि हेजिंग और प्रिसाइज हो जाएगी, आपकी ऑप्शंस प्राइसिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, और साथ ही वोलेटिलिटी के टाइम पर डिस्टोर्शन कम होगा, और एल्गो और इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकालूँ इस खबर का, तो ऑप्शन ट्रेडिंग और एफिशिएंट हो जाएगी आपके लिए। लेकिन एक दूसरी साइड भी है इस खबर की, ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस होंगे तो शायद ट्रेडर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, साथ ही लिक्विडिटी अगर बात करें उसकी तो थोड़ी स्प्रेड हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर डिस्कशन हो रहा है, फाइनल चीज़ें आने बाकी हैं, और ये खबर फिलहाल मनी कंट्रोल की तरफ से आती है। ओके श्रेया, शुक्रिया। और ये समय कुछ नई स्ट्राइक्स की बात, लेकिन वीरू बैंक निफ्टी देख रहे हैं आप? हाँ मैं अनुज 56,000 पे तो मैं देख रहा था।
56,000 जब वो क्रूड आया था ना करीब 12 बजे के आसपास 113-115 पे, 56,000 पे तो देखा था कोलेक्टर, लेकिन लौट के वहीं आ जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। हाँ नहीं, कमजोर इंडेक्स में होता है। हाँ देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है समझना कि हम मोर और लेस एक अच्छा एग्जिट पोल का आउटकम पचा चुके थे आज किस रैली में। पहली बात तो वो आना चाहिए, दूसरी बात ये क्रूड जिस तरीके से 114-115 पर है और डॉलर रुपी, आई थिंक डॉलर रुपी पर नज़र रखें क्योंकि करेंसी मार्केट आपको सबसे पहले एक हिंट दे देती है। 94.84 जिस तरीके से डॉलर रुपी आया है ना, ये एक एल्गो ट्रेड है रेट सेंसिटिव पर, बैंक निफ्टी पर, और क्लियरली यहाँ पर ये प्ले आउट हो रही है। और मैं एक चीज़ इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी कुछ समय फोकस जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा हमारा, इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड पकड़ी जाए, और आज फंसे होंगे लोग हायर लेवल से। एनीवे, अब एक बार आईटीसी देख लेते हैं। सुबह अमित जी की कॉल थी आईटीसी में शानदार मोमेंटम है और एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे यहाँ पर बंद होने की तैयारी कर रहा है ये समय स्टॉक। ये आशीष जी, आईटीसी पर बड़े टारगेट क्या होंगे? देखिए आईटीसी के अगर देखें तो बहुत समय के बाद में अगर आप एक रेशियो चार्ट भी देखेंगे एफएमसीजी कंपेयर टू निफ्टी, बहुत समय के बाद में हम ये देख रहे हैं कि एक एफएमसीजी काउंटर ओवरऑल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और आईटीसी ने जो प्रीवियस हाई था उसका 311 का निकाल दिया है बहुत समय के बाद में, एक अच्छा मोमेंटम बना है। तो ओवरऑल गुंजाइश है कि आईटीसी वापस से हम देख सकते हैं करीबन 340-350 लेवल्स के आसपास, जी जो बहुत बड़ी गिरावट आई थी उसके जस्ट पहले का लेवल था, तो 350 का टारगेट आईटीसी पे रखा जा सकता है थोड़ा लंबी अवधि के नजरिए से। और नीचे में जो आज का लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, 304 का लेवल वापस से ब्रेक नहीं करना चाहिए आईटीसी को। जी हाँ, 304 का लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए। आईटीसी में एक बड़ा एवरेज रीगेन करके जा रहा है। मैं शायद एमएनएम पे बात करना चाहता था लेकिन करूंगा नहीं, अब क्रूड की इस ट्रैजेक्टरी में शायद मैं बहुत कंफर्टेबल ना हूं। और जरा एक बार रिलायंस लिखाएंगे डॉक्टर साहब आप आज? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम निफ्टी पे अभी भी 166 अंक ऊपर हैं, बट अगर रिलायंस इस प्राइस पे नहीं होता तो इंडेक्स क्या कर रहा होता। बट रिलायंस इन आइसोलेशन, लेट्स फॉरगेट क्या चुनाव क्या कुछ, सिर्फ इन आइसोलेशन अभी सारे एवरेजेस के ऊपर है। मानस जिसने भी रिलायंस को पोस्ट अर्निंग चेज किया वो फायदे में रहा। मैं देख रहा हूँ कि सारे एवरेजेस के ऊपर सेटल हो रहा है, पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा रिलायंस के लिए, क्योंकि अब ये सारे एवरेजेस के ऊपर है और एक बड़ा सप्लाई जोन विटनेस कर रहा है ना जी। तो देखिए ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ गया है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और मेरा समझना है कि 1480 1480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1390 के नीचे लगा लें। के और रिलायंस 1350 ठीक है, मैं क्या बोलूँ उसको, 1350 से 1428 है ना, और वन वे रैली है। रिलायंस जैसा स्टॉक 4.5% चला है, सोचिए आप। और रिजल्ट के अगले दिन एक व्यू लिया गया था चैनल पर कि रिलायंस के नंबर्स के बाद इसमें रैली आएगी, और वो आई भी। और मैं तो हैरान था कि मतलब कुछ लोगों को लगा कि शॉर्ट करके पैसा बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनना था पैसा, यहाँ पर लॉन्ग साइड में बनना था रिलायंस में। और ये देखिए किस तरीके के मूव आया रिलायंस में लगातार 3 दिन। ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर प्ले करेंगे, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं कहूँगा कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात की गई थी कि नहीं रिलायंस को शॉर्ट मत करिए, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। और करीब करीब अब 3% ऊपर, और 3 दिन में ज़बरदस्त मूव रिलायंस में। नंबर्स के बाद करीब 4.5-5% के मूव आपको रिलायंस में देखने को मिले। और ये क्या होता है ना कि शॉर्ट करने के भी तरीके होते हैं स्टॉक्स में शॉर्ट आप करें जब आपको लगे कि हाँ वाकई में कुछ ख़राब है। और ऑटो से बिजनेस में तो दिक्कत आनी थी, तो पता ही था, लेकिन जो न्यू एज बिजनेस थे उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, और आगे जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग होनी है, ये सब ट्रिगर थे, तो इस वजह से शॉर्ट ट्रेड का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर क्लियरली एक बात लॉन्ग की थी। चलिए एक काम करते हैं, अब कुछ आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, 1-2 और ट्रेड्स ले लेते हैं जाने से पहले। उसके बाद एक बार आप कैश मार्केट का एक स्टॉक दिखाएंगे, सेफायर और देवयानी, दोनों देखिए एक बार ज़रा। सेफायर पे तो सर्किट लग चुका है 20% का,
और देवयानी, ये आई थिंक इन दोनों की वो मेजर की बात हो चुकी है। देवयानी भी करीब करीब 16% ऊपर है, तो इन दोनों में बड़े मूव्स आ रहे हैं इस समय। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है इस समय? वेदांता लेकर आइए एक बार जरा। वेदांता भी ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। गौरांग जी हैं क्या हमारे साथ? गौरांग जी, आखिरी के 5 मिनट हैं, अगर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे वेदांता कंपोजिट चाहिए कि अगले 5 कंपनियों के लिए, या कल मैं वेदांता को वापस लूँगा न्यू फॉर्म में, आप किस तरफ होंगे? मैं आज ही लेके जाऊंगा। कल किसने देखा है अनुज भाई, और एज अ डिस्क्लोजर वेदांता पर हमारी सकारात्मक नजरिया है, और हमारा मानना है कि वैल्यू लॉकिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। ओके, वेदांता यहाँ पे 773 पे क्लोज आता हुआ। चलिए अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, और टुवर्ड्स क्लोज शायद आपने दिन की तेजी का एक सब्सटेंशियल हिस्सा, ऑलमोस्ट 200 अंक गवा दिए हैं, बट ये होना लाजमी है कि जिस सूरत हाल में आज क्रूड था, हायर लेवल्स पर सस्टेन करना, मोस्ट स्पेशली रेट सेंसिटिव्स का, मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक का, वो बहुत मुश्किल था। 55,298, यानी हम ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक पर डे लो की ट्रैजेक्टरी में, और याद रखिएगा कल का जो लो है वो वायलेट तो नहीं हुआ, बट कल के लोवेस्ट क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और आज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स रही बंधन बैंक पोस्ट अर्निंग्स, गॉडफ्रे फिलिप्स आपकी स्क्रीन पे। गॉडफ्रे फिलिप्स आज 2275 पे एक ज़माने बाद 100 EMA के ऊपर क्लोज होता हुआ। और एक और चीज़, FMCG ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एक बार FMCG निफ्टी FMCG इंडेक्स रखिएगा, और निफ्टी FMCG जिस ट्रजेक्टरी में आज क्लोज हो रहा है, मैं सुबह भी इस बात को बयां कर रहा था कि ये एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, और लेट्स सी HUL के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद ही क्या लेगा। बट पोस्ट 2 मार्च के बाद पहली बार ये इस क्लस्टर में बंद हो रहा है, एंड फर्स्ट टाइम एवर, आई मीन सिंस 5 जनवरी, ये अपने 100 EMA के ऊपर क्लोज होने की तैयारी करता होता है। एक FMCG था जो अपने अंतिम क्षणों तक इस तेज़ी को कायम रख पाया। बाकी ITC विद इन द FMCG आज स्टॉक ऑफ द डे। खैर, चलते हैं अब इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, क्लोजिंग को भी देखेंगे एक बार जरा। बात हो ही रही है तो एक बार एक US फ्यूचर्स और देख लेते हैं एक बार, और साथ ही एक बार वापस ब्रेंट देख लेते हैं, और डॉलर रुपी खास तौर से ज़रूरी है, क्योंकि कल हम वापस 95 के ऊपर खुल सकते हैं, जिसका रिस्क रहेगा। और ख़ास तौर से अगर आज वापस FI की सेलिंग हुई और अगर बड़ी सेलिंग हुई तो वो एक बड़ा रिस्क मार्केट के लिए ओपन होगा। और अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स फ्लैट एंड डाउ फ्यूचर्स, चलिए उसकी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ब्रेंट करीब करीब $115 पर, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग। करीब करीब निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे था। निफ्टी IT करीब करीब 225 पॉइंट ऊपर था। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की सी गिरावट थी आज, लगातार आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी सी आज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। हालांकि एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब नहीं था, करीब करीब 1500 बढ़ने वाले शेयर और 1600 गिरने वाले शेयर। अब आते हैं हम जरा आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। इसमें सबसे ऊपर FMCG करीब करीब 2.25% ऊपर, रियल्टी में हल्की सी रैली थी, डिफेंस 1% ऊपर था, ऑटो 1% ऊपर, IT और ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी हल्की सी आपको रैली देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम लूज़र्स पर। इसमें PSU बैंक नीचे, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी एनर्जी यहाँ पर भी गिरावट थी। अब निफ्टी गेनर्स में ITC सबसे ऊपर 4%, टेक महिंद्रा 3.5%, रिलायंस देखिए आप, रिलायंस ने क्लियरली मार्केट को संभाल के रखा 3% ऊपर, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी और भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिली। लूजर्स पर आते हैं अब। लूजर्स में इंटरग्लोब एविएशन, क्रूड के बढ़ने का इम्पैक्ट, NTPC 0.2%, डॉक्टर रेड्डीज 0.2% नीचे था, ICICI बैंक में गिरावट आई थोड़ी सी 1% नीचे था, बजाज फिनसर्व 1% नीचे था, और ट्रेंड में नंबर्स के बाद से लगातार गिरावट रही है, तो ये आज थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, तो बाजार पे आज हर चीज़ का साया था, राजनीति का, और उसके बाद तेल का, उसके बाद रुपये का। एक बात, दोनों सारे इंडिकेटर्स रख दीजिएगा। कुछ देर बाद जब वोटिंग बंद हो जाएगी उसके बाद तमाम एग्जिट पोल्स आएंगे, उसका रिएक्शन हम सुबह देखेंगे। लेकिन एक चीज़ हम यकीनन हाथों हाथ लेके जा रहे हैं, वो है 2 क्रिटिकल नेगेटिव इंडिकेटर्स, वो है क्रूड और रुपी डॉलर इक्वेशन। खैर, कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि अनुज ने सुबह कहा भी था कि कल के दिन के बाद 3 दिन की छुट्टियां, है ना,
तो एक रिस्क एलिमेंट बाजार उसको भी थोड़ा सा अगर आप देखें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। कल ये पैनल एक बार फिर से मुलाकात करेगा आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।